हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है इवोल्यूशन के। तो इवोल्यूशन में हमें जो है वह बहुत कुछ जानना है, हमें सीखना है कि इवोल्यूशन में जो है किस प्रकार से जीव जो है वो डेवलप हुए, उनका विकास कैसे हुआ। ठीक है, हम सबका को जो है वो जानने की इच्छा होती है कि कैसे जो है ह्यूमन बींग्स का विकास हुआ, कैसे जो है पूरा आसपास का बायोडाइवर्सिटी बना। बस दिमाग में ये कुछ पॉइंट रखिएगा कि हाँ कुछ जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम ये सोच लेते हैं कि हमें पढ़ने के लिए पढ़ना है तो पढ़ने का मन नहीं करता है कि मतलब पढ़ने के लिए पढ़ना है तो पढ़ने का मन नहीं करता है। ये सोचकर पढ़ते हैं कि जानने के लिए पढ़ना है, तो जानते जानते हम सीख जाते हैं और सीखते सीखते हम जीत जाते हैं। ठीक है, मुझे अच्छे से ध्यान है, जब मैं छोटा था जो है 10-11 साल के आसपास रहा हूंगा मैं, तो 11-12 साल की उम्र होगी मेरी। तो उस जमाने में जो है वो एक टीवी पर एक बड़ा सीरियल, अच्छा पॉपुलर सीरियल आया करता था, उसका नाम था चंद्रकांता। मम्मी से पूछेगा आप, वो उन्होंने जरूर देखा होगा, उसका मम्मी पापा ने एक दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था चंद्रकांता, और बड़ा पॉपुलर सीरियल था चंद्रकांता कि लोग बाग संडे के दिन वेट करते थे। जैसे एक जमाने में महाभारत था, रामायण था, वैसे ही जो है वो चंद्रकांता था। तो उसका जो है वो बड़ा अच्छा एक टाइटल सॉन्ग बड़ा अच्छा मुझे लगा करता था, आज भी मुझे अच्छा लगता है वो, कि चंद्रकांता की कहानी है सदियों पुरानी, ऊपर अंबर नीचे धरती, बीच में प्यार के अफसाने। मतलब वो एक लव स्टोरी सॉर्ट ऑफ थी, वॉर था उसमें, तमाम चीजें थी उसमें। तो मैं इस गाने को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं कि इवोल्यूशन की कहानी है करोड़ों वर्ष पुरानी, ऊपर डार्विन नीचे डी ब्रिज, बीच में ले मार्क के दीवाने। तो याद रखना है इस चीज को कि हम जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं। चलो ठीक है, तो शुरू करें इसको। चलिए, है ना, देखिए बेटा, जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो याद रखिए कि वास्तव में हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में क्या जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ के, कि हमारी धरती पर जीवन, जो हमारी अर्थ पर जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनका इतिहास क्या, कैसे बने हैं, कैसे वो फॉर्म हुए हैं, उनके बारे में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की हम कोशिश कर रहे हैं बेटा। ठीक है ना, क्लियर। जब हम वर्ड यूज करते हैं बेटा फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स के, फ्लोरा वर्ड। आप देखो कुछ वर्ड ऐसे बेटा जो आपको याद रखें। फ्लोरा मतलब क्या होता है, ऑल दी प्लांट्स ऑफ एन एरिया के। फोना मतलब क्या होता है, फोना का मतलब होता है ऑल दी एनिमल्स ऑफ एन एरिया। ठीक है ना, एनसीईआरटी में इन वर्ड्स को लिखा हुआ है पर क्लेरिफाई नहीं किया हुआ है, याद रखना। फ्लोरा प्लांट्स, फोना होते हैं एनिमल्स। क्या, टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना दैट हैव ऑकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ द अर्थ के, हमारी धरती के जो है मिलियंस ऑफ ईयर में के दौरान जो परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण हम आसपास जो है अपने चीजों को देख पाते हैं। और याद रखिए ये परिवर्तन जो है वो केवल जीव के बनने की बात नहीं, कोई ऑर्गेनिज्म के बनने की बात नहीं है, बल्कि ये हमारी अर्थ कैसे बनी, अर्थ कैसे इवॉल्व हुई, स्टार्स कैसे बने, यूनिवर्स कैसे बना। मतलब कहानी लंबी है, कहानी लंबी है। ठीक है, मतलब शून्य से शुरुआत से हम बात कर रहे हैं यहां पे, कैसे ये ब्रह्मांड बना, कैसे जो है वो पूरा के पूरे जो है वो हम कहते हैं कि जो जितने भी हमारी गैलेक्सीज हैं वो कैसे बनी। गैलेक्सीज के बाद हम बात करते हैं कि उनके अंदर जो स्टार्स हैं, तारामंडल हैं, वो कैसे बने, सन कैसे बना, अर्थ कैसे बनी। ऐसे कई सन है कि हर एक स्टार जो आप देखते हो ना वो एक सन है, उसके आसपास प्लेनेट हो सकते हैं। तो धरती पर हम अकेले नहीं कि अर्थ अकेला है, कि ये जो हम कहते हैं ना कि एलियंस हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एलियंस हो सकते हैं। अभी हाल ही में जो है इटली के एक साइंटिस्ट ने दावा किया है, इटालियन साइंटिस्ट ने, उन्होंने कहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, के जो सूक्ष्म जीवी हैं, जो नए नए प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे मे बी एलियंस, वो ऐसा कहते हैं। अब कितना सच है कितना झूठ हमें नहीं मालूम है, लेकिन यह बात सही है कि हम आज भी दुनिया के बहुत सारे पक्ष को हम नहीं जानते हैं। कि एक कोरोना वायरस ने हमको अपनी हैसियत दिखला दी। उसने कहा कि जो ना दिखाई देने वाला वायरस है वो पूरी मानव जाति पर भारी पड़ रहा है, और उसने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को अफेक्ट किया उसने। जबकि हम चांद तक पहुंच चुके हैं, मंगल ग्रह तक हम अपना यान भेज चुके हैं। ठीक है, हम तमाम तरह की जो है वो चीजों को हम जान चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, सब पर काम कर रहे हैं, लेकिन शरीर तो हमारा वैसे ही कमजोर है कि एक छोटा सा वायरस आके उसमें जो है वो हमला कर देता है। ये बात अलग है कि दुनिया में इससे पहले कभी एक वर्ष के अंदर बीमारी के कुछ महीनों के अंदर वैक्सीन नहीं बन पाया था, हमारे दो साइंटिस्ट ने वो कर दिखाया। बात इतनी सी है कि चुनौतियां आज धरती पर भी मौजूद है, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती पर हमारे जीवन पर वो असर डालती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट फॉलोज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द
कंस्ट्रक्टेड एंड कॉन्जर्टेड स्टोरीज ना, हम बात करते हैं के सभी यानी सभी जुड़ी हुई के, हम बोलते हैं कंजक्टेड स्टोरीज की बात करें हम कि ना, ठीक है, हम जो है वो कॉन्स्टेंट स्टोरीज की बात करें, मतलब ये पूरी कहानियां आपस में गुथी हुई है, सबसे लंबी गुथी हुई कहानी, मतलब इसके कोई और छोर नहीं है इस कहानी कट के, है ना। ये ऐसी कहानियां एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो है ना वो चेन के समान है ना। इस कहानी में जितना आप इस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं उतना इस कहानी में आप उलझ जाते हैं, आपको नए तार दिखाई देने लगते हैं। इट्स अ पजल, इस ऐसी पजल है जिसको आप सुलझाते हैं तो आप सुलझाते सुलझाते आपको और पजल जो है सामने खुल जाती है आपके के। तो ये बड़ी कहानी में से एक है बेटा, जिसमें हम अर्थ से लेकर जो है बायोडाइवर्सिटी के बनने तक की सबकी हम बात करते हैं हम, ठीक है, क्लियर। और हम सब जानते हैं अच्छे से कि इस पूरी कहानी की शुरुआत हम लोग, अब देखो बेटा कितना सच है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, साइंटिस्ट अपने एविडेंसेस के अकॉर्डिंग बात कहते हैं, तो अभी क्या वो कहते हैं कि ये प्रमाण मिले इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं, परंतु मैंने पहले भी कहा है कि आज के 100 वर्ष पहले यदि आप विज्ञान की बात करेंगे तब भी विज्ञान था, तब भी साइंस था, तो आज के 100 वर्ष पहले के कॉन्सेप्ट अलग थे, आज के कॉन्सेप्ट से कई चीजें नहीं बदली है पर कई चीजें बदल गई हैं। आज के 200 वर्ष पहले जाओ तब भी आदमी को लगता था कि उसको बहुत कुछ मालूम है, आज के 200 वर्ष पहले जाके हम सोचें तब भी आदमी को लगता था कि उसे बहुत कुछ मालूम है, लेकिन वो आज यदि हम देखें तो हमें लगेगा कि यार इनको ये भी नहीं मालूम था, इनको ये भी नहीं मालूम था। आज के 500 वर्ष पहले जाएं हम और हम पाए कि अकबर के पास कोई उस जमाने में जो है वो एक घड़ी लेके आया था, एक वॉल क्लॉक लेके आया था, कोई सच्ची कहानी है। अकबर के पास कोई जो है वो कोई जो है यात्री, पता नहीं वो चीन से आया था, जापान से कहां से आया था, वो एक जो है वो ऐसी चाबी वाली, जिसमें चाबी था वो वाली घड़ी लेके आया था उनको, और वो उनको लगा के दिया था। तो अकबर जो है उस घड़ी को देखा करते थे, उनको लगता था कि ये बड़ी अद्भुत चीज है, के बड़ी अद्भुत चीज है, उसको वो देखकर बड़े अचंभित हुआ करते थे। ग्वालियर में जब मैं जो है वो जब एक वहां पे सिंधिया का जो है महल है पूरा, तो उस सिंधिया के महल में गया तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि वहां पे एक पंखा रखा हुआ, फैन रखा हुआ है, वो फैन ऐसा जो केरोसिन से, उस समय बिजली थी नहीं, ठीक है, वो कई सौ वर्ष पुराना पंखा है, कहते हैं 500 या 800 वर्ष पुराना रहा होगा, 400 500 जितने भी वर्ष है, वो मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, लेकिन ये कि हाँ वो 300-400 साल तो आराम से पुराना है। बड़ा सा पंखा था, उसमें जो है वो अपना मिट्टी का तेल भरा, केरोसिन भरा करते थे, केरोसिन जलाएंगे उससे फिर वो पंखे का वो धीमे धीमे वो घुमा करता था। उठ के उस जमाने में जब हाथ के पंखे हुआ करते थे तब वो बहुत बड़ी साइंटिफिक चीज थी वो। आज हम बोलेंगे अरे कुछ नहीं यार, तो मतलब हम पंखे की खोज को तो हम बोलेंगे अरे क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आज हम अलग, तो यही वाली बात, तो इसलिए ये बोलना कि अब यहां पे सीमित हो गया नहीं, आज के 200 वर्ष बाद लोग बोलेंगे अरे इनको कोरोना के बारे में नहीं मालूम था, ये इतना सा है, इसको ऐसे करो तो ठीक हो जाएगा। ये 500 वर्ष बाद वो लोग बोलेंगे ओ माय गॉड दीज पीपल्स लिविंग ऑन द अर्थ। जैसे आज हम बोलते हैं ना कि अरे स्लम एरिया है, चाल बनी हुई मुंबई के अंदर, बहुत सारी चाल है, यहाँ पे बड़ा टफ जीवन है कि भाई वो अपना वहां पे पास घर बने हुए हैं और मतलब सनलाइट भी नीचे नहीं पहुंच पाती है। मुंबई में जो है काफी बड़ी जो है वो धारावी काफी बड़ी जो है वो बस्ती है, वहां पे कैसे कई एरिया हर जगह पे होते हैं, तो हम बोलते हैं चाल वाला हिस्सा है वो। भाई जो रिसोर्सेज नहीं तो कहां रहेगा आदमी। तो एक जमाना ऐसा आएगा 500-1000 वर्ष बाद के लोग बोलेंगे ओ आप हम जो है वो मेरी घर में जो काम करने वाला जो व्यक्ति है, जो गार्डनिंग वगैरह देखता है, वो कहां से आता है, वो कहां रहता है, वो अर्थ पर रहता है। तो वहां से बस चलती है तो सुबह की बस पकड़ता है और ये मंगल पे आता है मेरे पास में ना। अब हमने तो मंगल पे अच्छा सा घर बनाया हुआ भाई, और हमारे जो ब्रदर हैं वो जो है ना वो सोच रहे हैं कि सैटर्न पे, उन्होंने सैटर्न पे एक प्लॉट लिया हुआ है, वो सैटर्न पे शिफ्ट होने का सोच रहे हैं के। ओ तुम्हारे वो जीजाजी कहाँ गए वो, अरे वो जीजाजी तो जो है वो दूसरी गैलेक्सी चले गए उठ के, वो अल्फा सेंचुरी में जाके वहां रहने लगे। अच्छी नाइस प्लेस है, बड़ी महंगी जगह है लेकिन वो, है ना, जैसे हम बोलते हैं अमेरिका। आप बोलोगे कहां पहुंचा दिया सर बात करते करते। अरे मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक्चुअली में आज के 1000 वर्ष पहले किसी जाके बोलते हैं आप कि बीरबल तो खैर बात रिसेंट हो गए, चलो किसी को पकड़ते हैं बल, लाल बुझक्कड़ को पकड़ते हैं बल, 1000 वर्ष पहले जाके हम बात करते हैं उससे, बोलते हैं हम कि भैया लाल बुझक्कड़ फ्लाइट पकड़ना, सुबह जो है रात को फ्लाइट है न्यूयॉर्क के लिए, दिल्ली से न्यूयॉर्क का बगैर रुके नॉन स्टॉप फ्लाइट है, एयर इंडिया का पकड़िए, 16 घंटे में आप सीधा जो है अमेरिका पहुंच जाएंगे। लाल बुझक्कड़ बोलता 1000 वर्ष पहले ये क्या होता फ्लाइट, क्या होता पासपोर्ट, वो कुछ ना बता पाता, ठीक है, समझ ही नहीं पाता कि आप क्या बोल रहे हो,
समझ रहे मेरी बात को, कहने का मतलब। चलो ठीक है, अब लौट के अपनी कहानी वापस आते हैं, बोलोगे नहीं तो कहानी सुनाओगे क्या, पढ़ाओगे नहीं। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, बिग बैंग की बात करते हैं बेटा, बड़े से विस्फोट की बात करते हैं हम। एक बात और क्लियर, क्या वाकई में टाइम मशीन पॉसिबल है? समय की को हम जो है, समय ऐसी कोई चीज पॉसिबल है कि जिसमें कि हम पास्ट को देख सकते हैं, मतलब प्रेजेंट देख सकते हैं, पास्ट भी देख सकते हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि आप जो है वो, आप में से हम सारे लोग पास्ट को देखे हुए हैं, मत, और वो भी छोटा मोटा पास्ट नहीं, वो भी लाखों वर्ष पुरानी चीजें देखे हुए हैं। कहां देखे हुए हैं? जो चमकते हुए तारे के, जो चमकते हुए तारे हैं ना बेटा, ये जो स्टार्स हैं के, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के, तो ये जो स्टार है ना, ये स्टार जो है वो हमसे बहुत दूर हैं के, और प्रकाश की स्पीड जो होती है उसे हम लाइट ईयर में काउंट करते हैं। जो लाइट अभी आप स्टार चमकता हुआ जो अभी आप देख रहे होते हैं ना, वो लाइट कई जो है वो हम कहेंगे कई मिलियन वर्ष पहले वो निकली होगी वहां से के, अब जाकर यहां पहुंची वो। मतलब जर्नी ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स बैक, ठीक है। मतलब ये जो लाइट आप देखते हो, वो लाइट जो है वो अभी की नहीं है। मतलब आपको एक चमकता हुआ सितारा दिखाई पड़ रहा है, मतलब आप मिलियंस ऑफ इयर्स बैक आप जाके झांक के देख रहे हैं कि यू आर पीपिंग इनटू द पास्ट, आप झांक कर पास्ट देख रहे हैं। हालांकि आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन आप देख पास रहे हो, और जो अपने आसपास कुछ देख रहे हो तो ये वर्तमान है, ठीक है। ये क्या है? ये है प्रेजेंट, और चमकता हुआ तारा देख रहे हो वो क्या है? पास्ट, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये एनसीईआरटी, ये सब मैं एनसीईआरटी बता रहा हूं बेट के, अपने मन से मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी मैं बातें बेटा केवल एनसीईआरटी की ही कर रहा हूं यहां बैठ के। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा यूनिवर्स के, हमारा जो यूनिवर्स है, हम जब यूनिवर्स की बात करते हैं तो हमारा यूनिवर्स कितना पुराना, हम इस पर बात करते हैं। तो हम कहते हैं बेटा, जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं, इट इज ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना। एंड ये 20 बिलियन ईयर्स एगो बना है, कि वी वाई ए का मतलब है बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। वी वाई ए मतलब बिलियन ईयर्स एगो के, तो ये 20 बिलियन वर्ष पहले बना है बेटा ये, ठीक है। और अर्थ इसके काफी बाद आई, कि ये केवल हम बात कर रहे हैं ये यूनिवर्स के बनने की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड के बनने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर। देखिए हम जो है ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ब्रह्मांड के बनने की बात कर रहे हैं। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स, कई यूनिवर्स के अंदर कई सारी गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स हैं, क्लाउड्स ऑफ गैस है, डस्ट है। और यदि हम जो है वो यूनिवर्स के साइज को देखें तो हमारी धरती एक कण के समान है, और हम क्या हैं? हम तो नेग्लिजिबल वैल्यू हैं, हम नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है हम, फिर भी हम बोलते हैं आई एम द बेस्ट, मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, कहते हैं ना हम। हमारी धरती इस यूनिवर्स के सामने एक कण के ऊपर कुछ भी नहीं है, और उस कण पर हम रहते हैं। तो सोचो हमारा क्या, इतनी बड़ी अर्थ के पर आप अर्थ पर के सामने आप कण के समान है, और आपकी अर्थ किसी और के सामने कण के समान है। समझ रहे बात को आपके? तो इसलिए पका हुआ जो जिस पेड़ में पके हुए फल होते हैं वो नीचे झुक जाता है। जैसे जैसे आपको जीवन में बेटा सफलता मिले, तो कभी भी जो है ना, अकड़ने की बजाय, उस पर दंभ करने की बजाय, उस पर घमंड करने की बजाय, दूसरों के साथ कैसे विनम्र रह सकते हैं, कैसे हम पोलाइट रह सकते हैं, कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। मैंने अभी हाल ही में जो है जब एक कंसल्टेशन कॉल के दौरान एक बच्चे ने कॉल किया और मुझसे सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछा, उसने, वो टाइम था पेशेंट कंसल्ट करने का, तो मैंने उसको जोर से डांट दिया। मैंने उसको बोला कि तुमने इस समय जब कंसल्टेशन टाइम पे तुम सब्सक्रिप्शन की बात मुझसे कर रहे हो, तो आर यू मैड? तुम्हें लगता नहीं कि तुम किसी और का समय खराब कर रहे हो? जोर से डांट दिया मैंने कहा सोचना खुद तुम जब से कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक है कि सर मेरे साल का सवाल। अरे मैंने कहा तुम किसी की जान, तुम साल का, तुम्हारे पास सपोर्ट टीम सब है, तुम मेरे को फोन क्यों लगाते हो इसके लिए? डांट दिया मैंने। तो ये मेरी अकड़ नहीं थी। जिस भी बच्चे को मैंने बोला है बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुमको, आपको लग रहा होगा कि सर एरोगेंट है, सर ईगोइस्टिक है, मुझे लगता है कि हमेशा देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यदि मैं आपसे बात करता हूं 1 मिनट, तो कोई और उसकी कीमत चुका रहा होता कहीं पर के। तो हर चीज का अपना एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, और हमको वो समझना चाहिए कि यदि मैं बोल रहा हूं बेटा ऐसा मत करो, तो ऐसा मत करो, मैं आपके पेरेंट के समान बोल रहा हूं, ठीक है, इसीलिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं घमंडी हूं, अकड़ू हूं, सुन नहीं रहा हूं, कैसा नहीं बेटा। ये सिंपल सी बात है बेटा। मैं
एक उस कुम्हार के समान हो जो ऊपर से सपोर्ट करता है, नीचे से ठोकता है, तब जाके मटका गोल बन पाता है। आप शेप की उम्र में आपकी जिंदगी को शेप देने की जरूरत है। और यदि इस समय कोई टीचर आपको डांटेगा नहीं, समझाएगा नहीं, आपको अच्छा और बुरे का बोध नहीं कराएगा ना, तो शेप बिगड़ जाएगा बच्चे, है ना। तो जिन बच्चों को मेरी बातें बुरी लगती, कड़वी लगती है ना, तो मैं आपसे ये बोलूंगा बेटा कि मुझे अपने पेरेंट के समान, आपके माता पिता का मैं बहुत सम्मान करता हूं। आप वहीं कहीं पे रख लो मेरे को, आसपास कहीं पे, छोटे से कोने में कहीं पे, कि ये भी एक पेरेंट के समान ही है, ये डांटेगा भी, ये कुछ बोलेगा भी, हम बुरा नहीं मानेंगे इसकी बात का, सीखेंगे इससे। यकीन मानिए आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा, आप कुछ अच्छा कर गुजरेंगे। चलिए, तो अभी हम इतनी सी बात करते हैं बेटा कि हम जानते हैं, बहुत पुरानी कहानी सुन रखी हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे, बड़ा विस्फोट हुआ, सब कुछ फैल गया, फैलने के बाद फिर जो है वो निबुलास बने, स्टार्स बने, यूनिवर्स का पूरा फॉर्मेशन हुआ, एक ह्यूज एक्सप्लोजन से पूरी शुरुआत हुई। और इसके बारे में साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, लार्ज हैड्रन कोलाइडर, गूगल कीजिएगा, अभी एनसीईआरटी में नहीं, इसलिए हम लंबी बात नहीं करेंगे इस पे हम, ठीक है। तो ये लार्ज हैड्रन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट किया गया, पता लगाने की कोशिश की कि यूनिवर्स कैसे बना होगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि जब जो है ये सब कुछ बिग बैंग हुआ, उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम जो है, बाद में हाइड्रोजन और हीलियम बने के गैसेस कंडेंस की, उन्होंने ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग किया, यानी जो बड़े बड़े हिस्से थे उन्होंने जो है कुछ फोर्स लगाया, ग्रेविटेशन फोर्स को क्रिएट किया। ग्रेविटेशन का अर्थ पर नहीं होता है, हर जगह होता है बेटा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन जो है वो, उसके कारण जो है क्या हुआ बेटा, कि यदि हम देखें तो जो उस समय गैसेस कंडेंस हुई यहाँ पे, और आज के समय की गैलेक्सी बनी। ऐसा कहा जाता है कि हमारी अर्थ के इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, वहां पर सोलर सिस्टम में जो है हमारी अर्थ जो है वो 4 बिलियन ईयर्स पहले बनी है, मतलब यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स एगो बना है, ठीक है। हमारी अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो बनी है। याद रखना बेटा, भूलना नहीं, ये आंकड़े डेटा जो है इंपॉर्टेंट है के, हमारी अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो बनी है, क्लियर, ठीक है। फिर उस समय शुरुआत में हमारी अर्थ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था बेटा, ठीक है। अर्ली अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। बाद में धीमे धीमे जो है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण गैसेस कंडेंस होना शुरू हुई, तब पहला है ना तब क्या बना, तब बना एक प्रीमिटिव, तब एक प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर बना। देखो बेटा, है ना, अर्थ की यदि हम बात करें तो शुरू में नो एटमॉस्फेयर, शुरू में क्या था, नो एटमॉस्फेयर, शुरू में एटमॉस्फेयर नहीं था, ठीक है ना। फिर प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर बना, और उसके बाद प्रेजेंट एटमॉस्फेयर बना, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा, जब नो एटमॉस्फेयर था तो कोई बात ही नहीं थी, कोई गैस था ही नहीं। जब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना तो उस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में एक गैस एब्सेंट थी, वो थी ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन, इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन। याद रखिए, ऑक्सीजन एज ए गैस, O2 की बात कर रहा हूं मैं ऑक्सीजन एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो प्रेजेंट था। वाटर वेपर्स में H2O वो प्रेजेंट है। ऑक्सीजन एज ए गैस उस समय प्रेजेंट नहीं थी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, फ्री गैस के रूप में, ठीक है ना। क्या था बेटा उस समय जो है वो वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये कहां से निकली थी, जो धरती का पिघलता हुआ लावा था, उस लावा से गैस निकली थी, और इन्होंने प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को बनाना शुरू किया। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से आ रही थी, इन्होंने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को तोड़ा उन्होंने, और क्या किया उन्होंने, धीमे धीमे उन्होंने जो है लाइटर ऑक्सीजन को, लाइटर जो हाइड्रोजन उसको रिलीज किया, और ऑक्सीजन जो होती है जो निकला, यानी जो वाटर वेपर्स थे, उस वाटर वेपर पर H2O ने क्रिया किया, और उससे क्या तोड़ दिया उसको उन्होंने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दिया। हाइड्रोजन चूंकि हल्की गैस थी, उसका एस्केप वेलोसिटी जो है वो बाकी गैसेस की तुलना में डिफरेंट था, तो बाहर निकल गई वो, के। अब इतनी सी बात है कि जो ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन ने जो है अमोनिया से, मीथेन से क्रिया किया, वाटर, CO2 अदर कंपोनेंट को उसने बनाया, क्या, ठीक है। ओजोन लेयर बनी, और धीमे धीमे ओजोन लेयर बनी, जिसने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को धीमे धीमे धरती पर आना उसका कम भी कर दिया, ठीक है। वाटर वेपर्स जो है वो कंडेंस हुए, जल की वाप कंडेंस हुई, और पहली बार धरती पर बारिश हुई होगी। याद रखिए, जब तक एटमॉस्फेयर नहीं होगा धरती पर बारिश नहीं हो सकती है कहीं पे, के। तो प्रीमिटिव, जब जो है नो एटमॉस्फेयर कंडीशन थी, तब कोई बारिश नहीं हुआ। जब प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर में ये सब कंडेंस हुआ और H2O वेपर्स बने, तब जो है पहली बार बारिश हुआ, और धीमे धीमे धरती पर जो गड्ढे थे वो सारे गड्ढे भरा गए, तो महासागर बन गया, ठीक है। हम कहते हैं कि लाइफ के, ऐसा कहते हैं, धरती, अर्थ कब बनी है, अर्थ बनी है 4.5, यानी हमारी अर्थ की बात करें तो अर्थ कब बनी बेटा, अर्थ बनी है 4.5
बिलियन ईयर्स एगो अर्थ बनी है और जीवन आया है इसके 500 मिलियन वर्ष बाद, मतलब लाइफ की शुरुआत है। लाइफ की शुरुआत क्या मानते हैं, हम मानते हैं 4 बिलियन ईयर्स एगो हुई होगी। ठीक है, क्या लिखा है देखो एनसीईआरटी में, लाइफ appeared 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। और अर्थ कब बना था बेटा, अर्थ बना था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब लाइफ कब आया, लाइफ आया है पहली बार, धरती पर जीवन के समान चिन्ह पहली बार दिखाई पड़े 4 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जीवन बाहर से आया है। वो कहते हैं, जो ग्रीक थिंकर्स थे वो माना करते थे कि लाइफ जो है वो बाहर से स्पोर के फॉर्म में दूसरे प्लेनेट से आई है, और इसीलिए, और इसके अलावा इसको जो है उन्होंने पैनस्पर्मिया भी कहा इसको उन्होंने के। वो कहते हैं कि जीवन जो है अर्थ पर था नहीं, वो कहीं से एलियन फॉर्म में अंदर आया है। और आपको बता दूं, मैं जानकर आपको आश्चर्य होगा कि दिस थ्योरी स्टिल, आज भी कई साइंटिस्ट हैं जो इसको पूरी तरीके से गलत नहीं मानते हैं, कि स्टिल देयर आर साइंटिस्ट हु आर रिसर्चिंग ऑन दिस थिंग। क्या डीएनए एक एक्सोटिक मॉलिक्यूल है, एलियन मॉलिक्यूल है? क्या आरएनए एक एलियन मॉलिक्यूल है? वो कहते हैं बात। मतलब आज भी पैनस्पर्मिया जो है वो 100% रिजेक्ट थ्योरी नहीं है, लेकिन ये बात अलग है कि आज हमारे पास कई ऐसे एविडेंस है जो बतलाते हैं कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन इज कैन बी पॉसिबल ऑन दी अर्थ। ठीक है, ठीक है, हम कहते हैं कि बहुत सारे पहले के जमाने में लोग मानते थे कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है, जीव अपने आप बन जाते हैं। वो क्या मानते थे, क्या वो बोलते थे, ए बायोजेनेसिस, जो सपोर्ट करता है किसको, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, कि जीवन अपने आप बन जाता है। वो कहते हैं कि सड़े जो है वो गंदे पानी में अपने आप कीड़े पड़ जाते हैं, क्या? ठीक, तो ऐसे कई लोग होते हैं जो मानते हैं कि मर्ड में चीजों, सड़ती हुई चीजों में ऑटोमेटिक जीवन बन जाता है। यह है ए बायोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, बाद में लुईस पाश्चर ने क्या किया, लुईस पाश्चर ने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जीवन पहले से प्रेजेंट जीवन से ही बन सकता है। ठीक है, इन्होंने बताया फर्स्ट टाइम कि इन्होंने कहा कि लाइफ कैन बी पॉसिबल ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जीवन केवल पहले से प्रेजेंट जीवन से ही बन सकता है। इन्होंने बायोजेनेसिस के सिद्धांत को इन्होंने स्थापित किया। इन्होंने कहा कि जीवन केवल पहले से प्रेजेंट जीवन से ही आगे बढ़ सकता है, अपने आप स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं हो सकता है। इसे कहते हैं स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, है ना, याद रखिएगा अच्छे से करके। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में इन्होंने जो क्या किया, मीट एक्सट्रैक्ट को, ईस्ट को और मीट एक्सट्रैक्ट को रखा। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे देखो इन्होंने इसमें क्या किया, मीट एक्सट्रैक्ट को रखा इन्होंने, और इसमें क्या किया बेटा, हीट को अप्लाइड किया, गर्म किया, और देखो रख दिया इन्होंने उसको। उन्होंने इसकी जो है वो नेक जो थी फ्लास्क की, वो हंस की गर्दन के समान थी। एयर अंदर आई, लेकिन एयर अंदर टकराती हुई गई अंदर, तो उसके स्पोर जो है इस ट्यूब के अंदर रह गए, अंदर नहीं पहुंचे, तो कोई बैक्टीरिया अंदर नहीं मिला उनको के। लेकिन जब जो है इसकी नेक को तोड़ दिया तो बैक्टीरिया हमको जो है सॉल्यूशन में बैक्टीरिया हमको देखने मिले। वो कहते हैं कि जो हम कहते हैं ना कि अपने आप जीवन बन जाता है, बेसिकली हवा के अंदर स्पोर्स होते हैं, हवा के अंदर जो है जर्म्स होते हैं, वही जर्मिनेट कर जो है वो जीवन को बना लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जीवन अपने आप नहीं बनता है, पहले से प्रेजेंट लाइफ से लाइफ आगे बढ़ता है। ठीक है ना, लेकिन अभी भी इस बात का उत्तर नहीं मिला कि यदि जीवन पहले से प्रेजेंट जीवन से ही बनता है तो पहला जीवन कहां से आया होगा, इसका उत्तर जो है वो लुईस पाश्चर ने नहीं दिया। ठीक है, देन कम टू दी टू साइंटिस्ट, दो बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है बेटा, रशिया के ओपेरिन और इंग्लैंड के हेल्डानेट के। तो ओपेरिन और हेल्डाने दोनों कहां के रहने वाले थे बेटा, रशिया के थे ओपेरिन और इंग्लैंड के थे हेल्डाने। इन्होंने फर्स्ट टाइम इस चीज को उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। उन्होंने एक थ्योरी दिया, उन्होंने कहा कि दरअसल जो है जीवन सब शुरुआत है, उन्होंने बताया कि जो इनिशियल लाइफ, इन्होंने कहा कि जो इनिशियल लाइफ है बेटा, ये इनिशियल लाइफ जो है वो कहीं से तो बनी होगी। तो इन्होंने कहा कि इनिशियल लाइफ जो है वहां पर क्या हुआ है, वहां पर हुआ है ये कीमोजेनी। इन्होंने कहा वहां पर केमिकल इवोल्यूशन, वहां पर केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, मतलब केमिकल्स बने हैं और उन केमिकल से आगे लाइफ बना है। तो इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट लाइफ है ये
प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया है, आरएनए प्रोटीन से, और ये मॉलिक्यूल जो है वो केमिकल इवोल्यूशन के दौरान बने हैं। मतलब सिंपलर मॉलिक्यूल्स ने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने आपस में जुड़कर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाया, और यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाते हैं, और इसके चलते ही जीवन बना होगा। और इस पूरे केमिकल इवोल्यूशन में प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, और यहां पर एनर्जी का सोर्स था वो था हाई टेम्परेचर और लाइटनिंग, चमकने वाली बिजली, वॉल्केनिक स्टॉर्म, ज्वालामुखी से विस्फोट से जो गर्मी निकलती, हीट, उस सब ने यहां पर रोल प्ले किया, और इसी प्रकार केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा। आपने कहा सुनने में बात अच्छी लगती है, पर क्या कोई प्रमाण है इसका? तो इसके प्रमाण के लिए काम किया फिर किसने? मिलर ने एसएल मिलर ने 1953 में एक्सपेरिमेंट किया। अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ओपेरिन और हेल्डाने की कॉन्सेप्ट को लिया और एक इन्होंने इक्विपमेंट तैयार किया, और यह सिद्ध करके दिखाया कि हां, जीवन जो है वो यानी केमिकल इवोल्यूशन कैन बी पॉसिबल। इन्होंने क्या किया कि चमकने वाली बिजली और एनर्जी सोर्स के रूप में इलेक्ट्रोड को लगा दिया। इन्होंने एक जगह पर इन्होंने इलेक्ट्रोड को लगा लिया, एक बंद ग्लोब के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रोड को लगाया, ठीक है, स्पार्क को डिस्चार्ज किया, हाई वोल्टेज करंट को वहां पे छोड़ा गया के, और वहां पर जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के समान गैसेस कंपोजिशन लिया इन्होंने, मीथेन को लिया, अमोनिया को लिया, H2 को लिया, H2 को लेके। तो ये जो गैसेस कंपोजिशन है ना, दिस इज द एमसीक्यू फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। जो गैसेस कंपोजिशन है वो दिमाग में रख के क्या लिया इन्होंने? मीथेन को, अमोनिया को, H2 को और हाइड्रोजन को लिया इन्होंने, ठीक। अब क्या किया इन्होंने जो है वो बॉइलिंग वाटर को लिया, क्योंकि धरती गर्म थी, गर्म धरती पर वाटर था, और उस समय जो हमारे समुद्र थे वो प्रिमिटिव ओशन जो थे वो हॉट वाटर सूप के समान थे। तो ऑलमोस्ट बॉइलिंग वाटर को इन्होंने यहां पर लिया, जिससे वाटर वेपर्स लगातार आ रही थी यहां पे, ठीक है। और फिर जब इस इक्विपमेंट को उन्होंने जो ऑपरेट किया कि लगातार इलेक्ट्रोड जो चमक रहे थे, और वो तकरीबन उस जो टेम्परेचर था वहां पर इतना एनर्जी प्रोवाइड किया गया, तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर को इलेक्ट्रोड से वहां पर जनरेट किया गया, जो ऑलमोस्ट ऐसा कहा जाता है कि एक बड़ा एनर्जी सोर्स था, और वहां पर मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे। और पाया इन्होंने कि कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद जब एक प्रयोग लगातार चलता रहा, तो कुछ दिनों के बाद वहां पर जो है वो अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो गया, और जैसे देखिए केवल मीथेन था, हाइड्रोजन थी, अमोनिया था, वाटर वेपर्स थे, और वहां पर एमिनो एसिड्स मिल गए इनको, एमिनो एसिड वाटर के अंदर उनको मिल गए। तो इसका मतलब यह है कि ये बड़ा छोटी सी बात थी, यानी ये छोटा सा केमिकल बना, लेकिन इसने सिद्ध किया कि ये एमिनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन बना सकते हैं। जब हम छोटे से लेबोरेटरी में हम जब एमिनो एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो अर्थ इज लाइक ए बिग लेबोरेटरी, एक बड़े बीकर के समान थी वो, तो उसमें तो कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो ये मिलर ने सिद्ध किया ओपेरिन और हेल्डाने के कॉन्सेप्ट को। तो इक्विपमेंट भी दिमाग में रखिएगा बेटा, ये जो इक्विपमेंट दे रखा है यहां पर, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए बेटा, ठीक है ना। कि किसका प्रयोग है, किस ईयर में किया गया, कहां के साइंटिस्ट थे? अमेरिकन साइंटिस्ट थे, नाम एसएल मिलर था। 1953 में उन्होंने ऐसी कंडीशन को क्रिएट किया जिसने ओपेरिन और हेल्डाने के कॉन्सेप्ट को जो है एक्सप्लेन किया। क्या गैसेस कंपोजिशन था, क्या टेम्परेचर था, ये सब आपको दिमाग में रखना है बेटा, ठीक है। कहते हैं कि वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ, मतलब कहते हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं इस बारे में कि पहली बार रेप्लिकेट होने वाले जीव कब बने होंगे, पर ऐसा माना जाता है कि द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड बी ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। ऐसा कहा जाता है कि पहला ऐसा जीवन का चिन्ह जो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ था। अब ये नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ हम कहते हैं दीज आर दी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। 3 बिलियन ईयर्स के आसपास ये बने होंगे जो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाते होंगे। हम कहते हैं नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड के साथ में क्या बना होगा? बने होंगे कोएसर्वेट्स, एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है, कोएसर्वेट्स बने होंगे, माइक्रोस्फेयर्स बने होंगे, उस समय माइक्रोस्फेयर बने होंगे। तो जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का कॉम्बिनेशन थे, सेल के समान कोई व्यवस्था इनमें नहीं थी, लेकिन ये उस समय बने होंगे जो अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाते होंगे, ठीक है ना, क्लियर। फिर कहते हैं कि पहली बार यानी फर्स्ट टाइम सेल के समान कोई स्ट्रक्चर, यानी प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं हम, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। सबसे पहले याद रखिए द ओल्डेस्ट आर दी आर्कीबैक्टीरिया, सबसे प्राचीनतम क्या है बेटा? सबसे प्राचीनतम होते हैं आर्कीबैक्टीरिया होते हैं। तो प्रिमिटिव जो बैक्टीरिया होंगे वो सिंगल सेल कब बने होंगे? वो 2 मिलियन ईयर्स अगो के, 2 मिलियन ईयर्स अगो के, या 2000 मिलियन ईयर्स अगो के, मतलब 2 बिलियन मान लेते हैं इसको,
2 बिलियन, 2000 मिलियन ईयर्स अगो के मतलब 2 बिलियन के आसपास के, तो 2000 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो 2000 मिलियन वर्ष पहले जो है फर्स्ट सेलुलर फॉर्म बना होगा, जो कि बैक्टीरिया रहे होंगे। ठीक है, क्लियर। याद रखिए ओरिजिन ऑफ लाइफ कहां हुआ है, वाटर में हुआ है बेटा। ठीक है, और हम कहते हैं दिस वर्जन इज ऑफ ए बायोजेनेसिस, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। और अब इसके बाद देखो, इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा, सबसे पहले हुआ केमिकल इवोल्यूशन हुआ बेटा, है ना। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। के जीवन के बनने तक की कहानी केमिकल इवोल्यूशन है, और फिर जीवन का अलग अलग फॉर्म में डाइवर्सिफाई होने की कहानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। के मतलब ये है, कहते हैं साइंटिस्ट कहते हैं कि दरअसल जो है 3 स्टेप गुजरी हैं, यहां पर 3 स्टेप हुई हैं। एक हुई है कीमोजेनी, दूसरी हुई है बायोजेनी, और तीसरी हुई है कोग्नोजेनी। ठीक है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, मैं बता रहा हूं अलग से। 3 स्टेप नहीं होंगे, पहले केमिकल्स बने, फिर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बने, और उसके बाद उनका इवोल्यूशन लगातार होता गया। के तो केमिकल इवोल्यूशन देन द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। के स्टेप वाइज बात करें तो कीमोजेनी, बायोजेनी एंड कोग्नोजेनी। के और ये पूरी कहानी एक फैसिनेटिंग स्टोरी है कि कैसे फर्स्ट सेल बना होगा, फिर कैसे यूकैरियोटिक सेल बना होगा, फिर कैसे जो है वो यूकैरियोटिक सेल जो है वो सिंगल सेल मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बने होंगे। तो जैसे आपको एनिमल किंगडम में क्रैश कोर्स में एनिमल किंगडम के लेक्चर जो है निधि मैडम ने लिए, उन्होंने बताया आपको पोरीफेरा के बारे में, सिलेंटेटा को। अब क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में देखने मिला, टिश्यू हमको सिलेंटेटा में देखने मिले। चलो एक बार हम रिकॉल करते हैं, पोरीफेरा हो गया, सिलेंटेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, प्लेटीहेलमिंथस हो गया, एस्केलमिंथस हो गया। के फिर हमने क्या देखा, हमने कहा कि जो एनालिडा हो गया, मोलास्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, इकाइनोडर्मिटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया, कॉर्डेटा हो गया। कॉर्डेटा में भी यूरोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा हो गया, है ना बेटा। ठीक, वर्टिब्रेटा में फिर गए, हमने कहा कि भाई जो है वो पिसेस हो गया है और टेट्रापोडा हो गया है। पिसेस में मछलियों में गए, हमने कहा कि जो है वो ग्नेथा, फिर हमने कहा कि पिसेस के अंदर हमने कहा आपसे क्या कहा, हमने कहा आपसे कि जो है वो जो फिशेज हैं वो कार्टिलेजिनस फिशेज, बोनी फिश हो सकती है। वर्टिब्रेटा में हमने कहा कि भाई एम्फीबिया हो सकते हैं, रेप्टाइल्स हो सकते हैं, एबीज हो सकते हैं, मैमल्स हो सकते हैं। तो हमने ये सब देखा ना के, तो ये सब क्या, ये सारी की सारी जो है वो चीजें हैं। सोचिए आज जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब पहले किसी जमाने में सिर्फ सिंगल लिविंग सेल बनी होगी, उसके बाद ये सारी कहानी वहां से शुरू हुई होगी। ठीक है, तो चलिए तो हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स की थ्योरी की बात करते हैं, क्या सिद्धांत इसके ऊपर लागू हो, कैसे हुआ होगा ये। देखिए कन्वेंशनल लिटरेचर क्या बोलता है, जो हमारे पास अभी भी धर्म ग्रंथ हैं, जो लिटरेचर है वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो तकरीबन 4000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, और इस सिद्धांत को 19वीं सदी में काफी चैलेंज किया दिया गया इसको के, और ऐसे एविडेंस जुटाए गए, इससे मालूम चलता है कि अर्थ हमारी जो है वो 4000 वर्ष पुरानी नहीं है, बल्कि इससे कई जो है वो कई गुना अधिक पुरानी है, मतलब बिलियंस में ऑफ ईयर्स की बात वहां पर सामने आती है। ठीक है, क्लियर। ठीक, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है एक साइंटिस्ट का, वो है चार्ल्स डार्विन। के डार्विन ने जो है लोगों की सोच को जो है बदल दिया। के डार्विन का बड़ा विरोध हुआ, डार्विन का लोगों ने बड़ा विरोध किया, डार्विन को जो है लोगों ने पापी भी कहा, डार्विन को लोगों ने जो है नास्तिक भी कहा, डार्विन को लोगों ने कहा कि ये धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं, परंतु डार्विन नहीं झुके, उन्होंने अपनी बात जो कहना था वो कह दी उन्होंने, और उस बात को दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट ने लोगों ने सोचा उसको, और फाइनली पाया कि डार्विन गलत नहीं है। बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म्स पर एक मूवी है बेटा, द स्टोरी ऑफ चार्ल्स डार्विन, जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा मूवी है वो। ठीक है, उसका क्यूआर कोड जो है आपके नोट्स में दे रखा होगा, तो आप जो है वो की नोट्स में, तो आप जरूर देखिएगा उस मूवी को, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और बहुत कुछ अच्छा आपको वहां से जानने मिलेगा। चलिए तो अभी क्या बात करते हैं कि डार्विन ने बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द सी वॉयज इन ए सेल शिप का एचएम, डार्विन ने जिस जहाज पर यात्रा की उसका नाम क्या था, एमसीक्यू, एचएमएस वीगल उसका नाम था। के चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो कई सारे लाइफ फॉर्म्स की स्टडी किया उन्होंने, और डार्विन बेसिकली कहां गए थे, डार्विन गए थे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की यात्रा पे गए थे। एचएमएस वीगल से वो काफी लंबी यात्रा तय की थी उन्होंने, लेकिन मेनली उन्होंने आइलैंड्स ऑफ दी साउथ अमेरिका, साउथ दक्षिणी अमेरिका के आइलैंड्स का उन्होंने स्टडी किया वहां पे, और वहां से कई सारे एविडेंस को उन्होंने कलेक्ट किया था। ठीक है,
वो कहते हैं कि कई सारे जीवन के ऐसे रूप हैं जो आज हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, आज विलुप्त हो चुके हैं, धीमे धीमे उन्हीं में जैव विकास हुआ और उनसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान फॉर्म हमको देखने मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि हमेशा जीवित जीवों का क्रमिक जैव विकास होता है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है। और ये एक सत्य है कि जो जैसा पहले के लोग क्या मानते थे, पहले बाइबल में लिखा है या पहले जो है वो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था कि जैसा जीवन बनाया ईश्वर ने वैसा ही वो है, मतलब स्टैटिक कॉन्सेप्ट को एक पर यकीन करते थे। लोग मानते थे कि जीवन स्थिर है, मनुष्य को सबसे आखिरी दिन बनाया गया, ह्यूमंस जो है वो सबसे लेटेस्ट क्रिएशन थे गॉड का के, ऐसा कहते हैं वो। लेकिन डार्विन कहते हैं कि जो है ऐसा कुछ भी स्टैटिक नहीं है, यानी कभी मनुष्य के पूर्वज जो है बंदर भी रहे होंगे, उस चिंपैंजी बने, ऐप बने, उसके मनुष्य का विकास हुआ और जो है मतलब जीवों का क्रमिक विकास, ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है लाइफ फॉर्म का। ठीक है, जैसे हम इस इमेज में देख पा रहे हैं कि डायनासोर के, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो पक्षी हैं, जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स रेप्टाइल्स से बने हैं। यानी देखो जो सरीसृप थे, रेप्टाइल्स थे, उनसे जैव विकास दो दिशाओं में निकला। यानी जो रेप्टाइल्स थे उनसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन दो दिशाओं में हुआ, एक एविस पक्षी बने और दूसरे मैमल्स बने। यानी हम लोग भी सांप के रिलेटिव हैं, हम लोग भी सांप के रिलेटिव हैं और पक्षी भी सांप के रिलेटिव हैं। वर्ड्स जो होते हैं ना वो भी जो है वो रेप्टाइल से ओरिजिनेट हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां पे तस्वीर में, ये बता रहा है क्रमिक विकास, यानी कैसे डायनासोर जो है वो पहले उड़ने वाले डायनासोर में कन्वर्ट हुए और उड़ने वाले डायनासोर ही जाके आज के पक्षी हैं, आज के वर्ड्स हैं वो रेप्टाइल्स। सच्ची कहानी, सच्ची बात है कि मतलब ये एविडेंस इसके बकायदा मिलते हैं यहां पे। अब डार्विन क्या कहते हैं, डार्विन कहते हैं भी देखो ऐसा है, डार्विन का फंडा सिंपल सा है। डार्विन कहते हैं कि इस पर जो है एक जनसंख्या जो होती है, एक पॉपुलेशन जो होती है, उसमें सभी लोग एक समान नहीं होते, सभी जीव एक समान नहीं होते हैं, उनके बीच वेरिएशन होते हैं। कुछ जीवों के पास में ऐसे परिवर्तन, ऐसे वेरिएशन होते हैं जो उनको दूसरे जीवों की तुलना में अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने में सक्षम बनाते हैं, ज्यादा बेहतर होते हैं वो कहते हैं कि सभी जीवित जीव जो होते हैं, डार्विन बतलाते, सुनो पहले समझो। डार्विन कहते हैं कि सभी जीवित जीवों की जो जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या में सभी के कैरेक्टर एक समान नहीं होते हैं, कुछ के अंदर वेरिएशन होते हैं और वो वेरिएशन ऐसे भी हो सकते हैं जो उनको उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में, उस पर्यावरण में उन्हें जीवित रहने के लिए दूसरों से थोड़ा बेहतर बनाते हैं। जब दूसरों से थोड़ा बेहतर बनाते हैं तो वो सरवाइव कर जाते हैं। जब वो सरवाइव कर जाते हैं तो क्या होता है, जब वो सरवाइव कर जाते हैं तो वो अपनी अगली पीढ़ी को तैयार करते हैं वो। और ये संघर्ष लगातार प्रकृति और जीवों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है और ऐसे ही क्रमिक ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है। वो कहते हैं कि जो जीवित जीव जितनी अधिक संतानों को उत्पन्न करेगा, जितने अधिक बच्चे छोड़ के जाएगा, उतना अधिक उसको हम सफल बोलेंगे। क्योंकि यदि वो खुद पर्यावरण में सरवाइव नहीं कर पाया तो मर जाएगा तो बच्चे कम होंगे उसके, नहीं होंगे बच्चे उसके, या उसके बच्चे हुए और वो कमजोर होगा, वो इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा तो उसके बच्चे और वो भी मर जाएगा, कम बचेंगे। तो कहते हैं कि जो सफलतम जीव है उनकी जनसंख्या बढ़ रही होती है और ये फिटनेस है। यानी वो कहते हैं प्रकृति में फिटनेस का मतलब ये नहीं कि तुम जिम जाओ डंबल्स करो के, प्रकृति में फिटनेस का मतलब ये, प्रकृति में फिटनेस का मतलब ये है कि दोज हु गिव मोर बर्थ, के अधिक बच्चों को जन्म दे और अधिक बच्चे उसके सरवाइव कर पाए, वो उसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहलाता है। मतलब डार्विन का फिटनेस का मतलब है रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। एक जीव जो पॉपुलेशन में कुछ जीव ऐसे हैं जो अधिक बच्चों को, जो सर्वाइविंग बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, कुछ जो है उनके बच्चे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे, तो वो खत्म हो जाएंगे, ये वाली पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से बात सुनिए, क्या लिखा है इसमें, एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन variation in characteristic, those characteristics which enable some to survive better in natural condition, climate, food, physical factor। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी जनसंख्या में कई सारे वेरिएशन हमको लक्षणों में देखने मिलते हैं, ऐसे लक्षण जो उनको प्राकृतिक अवस्थाओं में बेहतर प्रकार से जीवित रहने में सक्षम आते हैं, चाहे वो क्लाइमेट हो, फूड हो, फिजिकल फैक्टर के लिए हो। और वो जीव आउटब्रीड मतलब दूसरों की तुलना में अधिक संतानों को उत्पन्न करते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे जीवित जीवों का पॉपुलेशन का फिटनेस लेवल को वर्ड का वहां यूज करते हैं। अब डार्विन के अनुसार फिटनेस का मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस सेट के मतलब जो इन्वायरमेंट में बेटर प्रकार से फिट हो जाएंगे वे अधिक संतानों को छोड़कर जाएंगे और वो संतानें जो सर्वाइव करेंगी, प्रकृति उनको चयन कर लेगी, उसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। क्लियर, और ये इवोल्यूशन का आधार है। डार्विन क्या कहते हैं, डार्विन कहते हैं देखो भाई ऐसा है कि इस दुनिया में रहना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के, आपको अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सबसे बेहतर जो होगा वो सरवाइव करेगा, एंड प्रकृति उसका चयन करेगी, उसे नेचुरल सिलेक्शन होगा उसका, और वो अपनी अधिक संतानों को उत्पन्न करके जाएगा। ये डार्विनिज्म सिंपल सा, ठीक है बेटा, क्लियर। इसी प्रकार जो डार्विन ने कहा उसी समय डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने जहां पे डार्विन ने जो है वो गैलापागोस आइलैंड, डार्विन ने कहां पर, गैलापागोस आइलैंड्स पर अपना स्टडी किया था, ठीक है। उसी प्रकार वेलेस ने मले आर्चिपेलागो जो आज का इंडोनेशिया है वहां पर उन्होंने स्टडी किया, और बिल्कुल डार्विन के समान ही कंक्लूजन पर ये पहुंचे थे, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों समकालीन थे, डार्विन और वेलेस समकालीन थे, और इंटरेस्टिंग बात है दोनों का आपस में कोई संपर्क नहीं था। ये पहली बार कब मिले, जब दोनों के पेपर पब्लिश हुए तब मिले, ठीक है? लेकिन डार्विन चूंकि अधिक डिटेल्ड में अपनी बात कहे थे, डार्विन अधिक जो है वो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे, डार्विन जो है इनसे एक स्टेप आगे थे, इसलिए डार्विन का नाम अधिक दिया। लेकिन आज भी वैज्ञानिक समुदाय बोलता है कि जो भी नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी है वो अकेले डार्विन का नहीं है, डार्विन के साथ में वेलेस का नाम भी लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने भी वही बातें बतलाई, ठीक। अब देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर। कहते हैं कि जो भी आज के जीवित जीव हैं उन सभी का एक सामान्य पूर्वज रहा होगा, इसलिए कई लक्षण उनमें एक समान हमें दिखाई पड़ते हैं, क्लियर। हालांकि ये जो पूर्वज थे वो जो है धरती पर आज के कई युग पहले रहे होंगे, मतलब जो है मिलियंस ऑफ ईयर पुरानी बात ये हो सकती है। तो हम क्या कहते हैं बेटा, हम देखते हैं यहां पर कि जो है अर्थ जो है वो काफी पुरानी है अर्थ, तो उसमें जो है हमको जो है वो कई एक के बाद जीवों का क्रमिक विकास हुआ, तो कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर सभी ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़े। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक जीव रहा होगा, चलो हम एक छोटा सा, एक जीव रहा होगा, विकास हुआ, दो तरह के जीव बने ये, ठीक है। इसका विकास हुआ, एक जीव ये बना, ठीक है, फिर ये बना, यहां ब्रांचिंग हुआ, ये खत्म होते चले गए, आगे बढ़ता चला गया करके जीवन लगातार आगे बढ़ रहा है, ठीक है। वो कहते हैं कि सबसे ने हम ऐसा मान लेते हैं कि सबसे एडवांस, हमने मान लिया कि सबसे एडवांस जीव यहां पर टॉप पे प्रेजेंट है, और पूर्वज कहां पर, यहां पे। तो मतलब ये जितने दिखाई पड़ रहे हैं आपको ब्रांच, सबका पूर्वज कॉमन रहा होगा ना, एंसेस्टर कॉमन रहा होगा, ये है एंसेस्टर है, ठीक है। दिस इज क्या, ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है ब्रांचिंग डिसेंट, है ना। पूरा शाखा यानी एक पूर्वज से जीवों का विकास हुआ, उसके बाद उससे कई सारी ब्रांचेस निकली, फिर एक ब्रांच से आगे बढ़ गई, मतलब ऐसे धीमे धीमे करके ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता चला गया बेटा, ठीक है, क्लियर। तो क्या अब आप जो इतनी बातें मैं बतला रहा हूं, क्या उसके कोई एविडेंस है, कोई प्रमाण है उसके? व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन, क्या एविडेंस है, चलो उस पर भी बात कर लेते हैं। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस जो डायरेक्ट एविडेंस है वो है फॉसिल्स। वो क्या है बेटा, वो है फॉसिल्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो एविडेंस वो है फॉसिल्स। फॉसिल्स जो है आपको इग्नियस रॉक में नहीं मिलते हैं, ये आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स एक के बाद एक मिट्टी की लेयर जमा होने पर बनती है, उसी में कोई जीवित जीव दब जाते हैं और वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो याद रखना, फॉसिल्स इग्नियस रॉक में नहीं होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में देखने मिलते हैं। और जितना ओल्डेस्ट फॉसिल प्रेजेंट इन द डीपेस्ट लेयर, सबसे पुराना फॉसिल सबसे अंदर वाली लेयर में होता है बेटा, ठीक है। सबसे नया फॉसिल सबसे ऊपर होगा, मतलब जितना खुदाई करेंगे जितना नीचे मिलेगा कोई फॉसिल वो उतना पुराना ओल्ड, क्योंकि वो लेयर पहले बनी होगी बेटा, ठीक है। तो याद रखिए फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स आर रिमेंड ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन द रॉक्स, की चट्टानों में मिलने। यानी फॉसिल्स क्या होते हैं, वो जीवित जीवों के जो कठोर हिस्से होते हैं उनके निशान या वो होते हैं जो चट्टानों में दबे हुए मिलते हैं हमको यहाँ पे के, और रॉक के अंदर रॉक फॉर्म सेडिमेंट्स के, एंड ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट वन ओवर द अदर। क्योंकि सिंपल सी बात है, एक के ऊपर एक परतें जमा होती है तो सेडिमेंट्री रॉक बनती है, उसमें हमें फॉसिल्स देखने मिलते हैं जो कि डायरेक्ट एविडेंस में कंसीडर किए जाते हैं। डायनासोर के बारे में हमारी जो जानकारी है ना वो फॉसिल्स के आधार पर ही है बेटा, ठीक है, क्लियर।
है ना, जो हम आज डायनासोर्स के बारे में हम कहते हैं, तो ये सब फॉसिल्स के आधार पर मिली जानकारी के। ठीक, अब देखो बेटा है ना, जो जितना पुराना लेयर होगा, जितना डीपेस्ट लेयर होगा, वो उतने पुराने समय काल को बतलाएगा। और इस प्रकार जो हम समय काल, जो हम इस प्रकार से समय काल डिसाइड करते हैं, उसे हम जियोलॉजिकल पीरियड कहते हैं। हम उसे जियोलॉजिकल पीरियड कहते हैं, भूगर्भी समय काल कहते हैं उसे हम। ठीक है, और ऐसे फॉसिल एविडेंसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम जो है वो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं हम। ठीक है ना। तो ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है बेटा, ये होते हैं कि जो फॉसिल्स हुए, कास्ट हुए, मोल्ड्स हुए, जो वहां मिलते हैं हमको खुदाई करने में मिलते हैं, जो हमें उस समय के जीवों के बारे में, उसके बारे में बतलाते हैं, दे आर दी फॉसिल्स, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस होते हैं। इसके अलावा क्या और भी कोई प्रमाण है? फिर प्रमाण आता है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी से, कि जीवों के बीच क्या समानता है एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इंटरनल एनाटॉमी की बात कर रहे हैं हम, तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी बाहरी रूप की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, क्या सिमिलरिटी इस पर बात करते हैं। देखो अब समझो बात करके, यहां पर बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जिस पर एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन करता है। यहां पर हमारा इस चैप्टर में पूरा फोकस हमारा है कि किस प्रकार कहां से एमसीक्यू आता है। तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2021 का, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो है बेटा होमोलॉजी, ठीक है, एनालॉजी, ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये वर्ड बेटा आपको याद रखने अच्छे से। देखो बेटा सिंपल सी बात है, जब आप बोलते हो होमोलोगस ऑर्गन बोलते हो, पहले समझ लो फंडा के, जब आप होमोलोगस ऑर्गन बोलते हो, इसका मतलब ये है कि दे आर शोइंग दी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब ये है कि इनका सोर्स एक है, सोर्स इनका एक है, ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर है, ये ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर है, सोर्स इनका एक है, एक का विकास इस दिशा में हो गया, दूसरे का विकास इस दिशा में हो गया, तीसरे का विकास इस दिशा में हो गया, एक पानी के अंदर डेवलप हो गया, पानी वाटर के अकॉर्डिंग हो गया, एक एयर के अकॉर्डिंग हो गया, एक जमीन पे चलने के अकॉर्डिंग हो गया। मान लो कोई जीव है ना। कहने का मतलब यह है कि एक कॉमन सोर्स था, एक कॉमन पॉइंट था, जहां से जैव विकास तीन अलग दिशाओं में गया, उनका ओरिजिन का पॉइंट सेम है, तो ये फैल रहा है तीन दिशाओं में। डाइवर्जेंट बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। और ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं कि ये भले ही देखने में एक तैरने के लिए है, एक उड़ने के लिए है, एक चलने के लिए, ये भले ही अलग अलग हो दिख रहे हो हमको, लेकिन इनका चूंकि ओरिजिन पॉइंट सेम होता है, इसलिए इनको होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समजात होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम एनालॉजी की बात करते हैं तो बात उल्टी है। यहां पर क्या है, जब एनालॉजी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। सभी जीव वाटर के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उनका जो वाटर में रहने की जो कैपेबिलिटी है, उसके तीन अलग है। एक जीव अलग तरह का है, दूसरा अलग तरह का, तीसरा, मतलब ये है कि ये इस जगह पर सरवाइव करने के लिए तीन अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर जो हैं, वो एक ही तरीके से व्यवहार कर रहे हो। समझो बात करके, यानी ऐसे जीव जो एक ही जगह पर रह रहे हैं, उनको उसी प्रकार अपने आप को जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि वहां पे सरवाइव कर सके वो। अब भले ही चाहे किसी ग्रुप के रहे हो, तो क्या हुआ यहां पर सब चीजें एक, मतलब वे टू सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग डेवलप हो गए वो। तो ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। ओरिजिन के पॉइंट अलग अलग है, लेकिन जिंदा रहने के लिए सब एक समान व्यवहार कर रहे हैं। यहां पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। तो ऐसे ऑर्गन क्या होंगे? ओरिजिन में अलग अलग होंगे, लेकिन फंक्शन में एक समान होंगे। अब ध्यान से बात सुनो, फंक्शन अलग अलग है, ओरिजिन सेम है। दिमाग में डाल लो, ओरिजिन सेम है पर कार्य अलग अलग है। डाइवर्सिटी इन वर्क, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन, काम एक है, ओरिजिन अलग अलग है, सब एक ही जगह पे जा रहे हैं,
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, समझो बात को। देखिए, वेल, बैट, चीता और ह्यूमन, ठीक है, एक तैरता है, एक उड़ता है, ये दौड़ता है, ये चलता है, ठीक है, सभी मैमल्स हैं। सभी के जो फोर लिम्ब, अग्रपाद, अगले हाथ हैं इनके, इसके हमने बोन्स को देखा, हमने पाया कि ये जो बोन्स का पैटर्न है, अरेंजमेंट है, वो मैन में सेम है, चीता में सेम है। अब देखो, आदमी का जो हाथ है वो चलने के काम नहीं आता, वो क्या दूसरे एक्टिविटी में काम आता है। चीता अपने आगे वाले पैर यूज नहीं करेगा, वो चल नहीं सकता वो। तो ह्यूमंस के तो हैंड फ्री हैं, ठीक है, तभी तो हम पढ़ा पा रहे हैं, पेन फोल्ड कर पा रहे हैं। तो ह्यूमंस के आप देखिए हैंड, इसके अगले पैर देखिए, इसके जो है देखिए आप, इसके फोरलिम्ब देखिए और इसके फोरलिम्ब देखिए बैठ के, ठीक है, उड़ने में हेल्प कर रहा है, तैरने में हेल्प कर रहा है, दौड़ने में हेल्प कर रहा है और किसी काम को अदर टास्क में हेल्प कर रहा है, ठीक है। जबकि इनके बोन्स एक समान है, मतलब ओरिजिन में सेम है, यानी सब में देखो, सब में बोन्स ऑलमोस्ट सेम है, ओरिजिन में सेम है, फंक्शन अलग अलग है। क्या होगा ये होगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या होगा ये? होमोलोगस ऑर्गन होगा। क्या लिखा है यहां पे? These four limb perform different functions in this animal and they have similar anatomical structure, same होता है इनका, सभी में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल बोन होती हैं, फेलेंजेस हमको देखने मिलती हैं। तो इसका मतलब ये कि सेम स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है अलग अलग दिशाओं में, किसके लिए? वहां की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, डिफरेंट नीड्स को पूरा करने के लिए सेम स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ है अलग अलग दिशाओं में के। तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है जो होमोलॉजी को शो करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इतना टाइम इस जगह पे इसलिए लिया बेटा यहां पे क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, ये 2021 में मैं कह रहा हूं आएगा, मतलब आएगा के। तो ये क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो होमोलोगस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर होमोलॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, कॉमन पॉइंट को बताता है उठ के। इसके दूसरे एग्जांपल क्या है बेटा? ठीक है, वर्टिब्रेट्स के हार्ट को देख लो, आप ब्रेन को देख लो, ये भी एग्जांपल में आते हैं, याद रखिएगा। फिर पौधों में बात करें हम तो जो कांटे हैं, थॉर्न है, टेंड्रिल्स हैं। बोगनवेलिया के अंदर हम बात करें, थॉर्न की बात करें हम। कुकुरबिटा में हम जो है वो उसकी टेंड्रिल्स की बात करें हम, तो ये भी होमोलॉजी को शो करते हैं। कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स जो कि इससे आरोहण में, क्लिम्बिंग में हेल्प करते हैं, इसको क्लिम्बिंग में हेल्प करते हैं। थॉर्न जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दोनों के दोनों एक्सेल वर्ड के मॉडिफिकेशन बनते हैं, दोनों के दोनों एक्सेल वर्ड, अक्षी कलिका या एक्सेल वर्ड के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, सिमिलर इन ओरिजिन पर डिफरेंट इन फंक्शन, ठीक है। जबकि जब हम कहते हैं होमोलॉजी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, जबकि एनालॉजी जो होता है इसका अपोजिट है, ये कन्वर्जेंट। एनालॉजी जो होता है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, कि जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि तितली के पंख, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड देखने में एक समान है, उड़ने में हेल्प करते हैं, लेकिन एनाटॉमिकली उनके स्ट्रक्चर समान बिल्कुल नहीं होते हैं बेटा के। तो ये ऐसे ऑर्गन क्या होते हैं? ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो सेम फंक्शन करते हैं, जो सिमिलरिटी को शो करते हैं। तो ये क्या है? ये है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है बेटा के। ये क्या है? एनालॉगस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल और क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल इसका है कि आईज ऑफ द ऑक्टोपस और मैमल्स की आई एनालॉगस ऑर्गन है, ठीक है। पेंगुइन के फ्लिपर और डॉल्फिन, देखिए डॉल्फिन के को देखिए आप, इसमें डॉल्फिन के और पेंगुइन के, ये क्या है बेटा? ये दोनों जो है वो डिफरेंट है, एनालॉगस ऑर्गन के समान है के, ठीक है। फिर स्वीट पोटैटो और पोटैटो, इस स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है जो अलग है, और पोटैटो जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है जो अलग है के। देखने में एक समान, दोनों के दोनों जो है वो एक ही समान स्टार्च इकट्ठा करते हैं। तो ये भी एनालॉजी का एग्जाम्पल है। तो प्लीज एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जांपल याद रखने हैं बेटा कि डॉल्फिन के जो है, डॉल्फिन के और पेंगुइन के फ्लिपर एनालॉगस ऑर्गन में आते हैं। ऑक्टोपस की आई, मैमल्स की आई एनालॉगस ऑर्गन में आता है बेटा। स्वीट पोटैटो एनालॉगस ऑर्गन में आता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। फोर लिम्स ऑफ मैमल्स, चीता, वेल एंड जो है बैट किसमें आता है? होमोलोगस ऑर्गन में आता है, ठीक है। कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स, ठीक है, और जो थॉर्न जो होते हैं वो किसमें आते हैं बेटा? वो आता है इसमें, सिट्रस के थॉर्न वो किसमें आते हैं? वो आते हैं बेटा किसमें? होमोलोगस ऑर्गन में आते हैं वो, ठीक है, ठीक। इसी प्रकार हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बेटा जो प्रोटीन्स हैं, जिन्हें आपको बता दूं मैं कि हम में से जैसे हम, यदि आप ह्यूमन, हमने पढ़ा हुआ हाल ही में कि यदि हम ह्यूमन जीनोम को देखें, हम ह्यूमन जीनोम को देखें तो आप पाएंगे कि इट इज 98% के आसपास सिमिलर है ये चिंपैंजी के साथ में।
30% के आसपास सिमिलर है ये चूहे के साथ में, ठीक है ना। तो मतलब अलग अलग जीवों से, यदि आप अलग अलग जीवों से मनुष्य के जीनोम को भी कंपेयर करोगे तो हमारे कई जीन आपको जो है दूसरे जीवों में देखने मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। तो वो कहते हैं कि जो होमोलॉजी एनालॉजी के कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे मॉलिक्यूलर लेवल पर भी हमको वो देखने मिलते हैं बेटा, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो कई सारे प्लांट और एनिमल को उन्होंने ब्रीड किया एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। मतलब हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि यदि तुमको रेस में भाग लेना है तो तुमको अच्छी ब्रीड का घोड़ा चाहिए। क्या चाहिए तुमको, हम बोलते हैं कि इफ यू वांट ए गुड हॉर्स, रेस में भाग लेना, यदि आप घुड़सवारी पसंद करते हैं तो आपको एक अच्छी ब्रीड का हॉर्स चाहिए। चलिए, घुड़सवारी तो आज के जमाने में रेयर चीज हो गई। हम बात करते हैं कि हमें एक जो है वो छोटा सा पपी चाहिए, हमको एक छोटा सा जो है हमको जो है वो डॉग चाहिए हमें, ठीक है। अब मेरे बच्चे नीमो है, बड़ा वाला बेटे का नाम नीमो है घर का, छोटे वाले का नाम जो है वो अने है, ठीक है। घर में हम लोग उस प्यार से उसको आलिया बोलते हैं, चिढ़ता भी कई बार हो, तब यह बोलता है कि मेरा नाम आलिया नहीं, आली नाम कर दो मेरा, आलिया लड़कियों का नाम होता है, ठीक है। खैर, तो अब ये दोनों बच्चे बीच में क्या किए इन लोगों ने ना, एक जिद पकड़ लिया इन लोगों ने। इनने बोला कि जो है पापा, हमें बर्थडे पे आपसे ना पार्टी चाहिए ना कोई गिफ्ट चाहिए, दोनों भाई को नहीं चाहिए कोई गिफ्ट। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये दोनों लोग जो है वो पहले से प्लानिंग करते हैं कि हमको जो है वो निंटेंडो स्विच चाहिए, हमको ये वाला गेम चाहिए, हमको इस बार मोबाइल फोन चेंज कर दो हमारा, इस बार हमको ये कर दो। मतलब ये बच्चों की जो डिमांड होती है छोटी मोटी, जो कि क्योंकि वो पूरा लिस्ट में आके रखते हैं वो लोग। दो ही मौके ऐसे होते हैं जब इनको कुछ मिलता है इनके कहने पर, एक तो इनका बर्थडे, दूसरा होता है एक चिट्ठी लिखते हैं ये हर बार क्रिसमस के पहले सेंटा क्लॉज को के। दोनों भाई सेंटा के वो चिट्ठी लिखते हैं बाकायदा, और लिखकर जो है एक जो है वो मार्केट में जुराब मिलता है, मोजा मिलता है रेड कलर का, उसमें डाल के घर के बाहर लगा देते हैं। और इन्हें दे नो दैट, वो जानते हैं कि सेंटा क्लॉज घर के अंदर ही रहता है, ठीक है। लेकिन ये है कि वो लिख के डालते हैं उसको, और वो तब चिट्ठी को ताकि उन्हें मनचाहा गिफ्ट मिला। पहले पहले छोटे थे तो इनको ये इस बात को माना करते थे कि रात को जगा भी करते थे कि सेंटा क्लॉज आएगा, देखेंगे एक बार कि क्या गिफ्ट मिलेगा इनको। तभी वो लिख के डालते कि हमको ये वाला बेवलेट चाहिए, ये फला चीज चाहिए, तो लिख के चिट्ठी डाल देते हैं उसमें। तो कई बार क्या होता है, अपन ऑर्डर करते हैं, वो ऑर्डर समय पर आ नहीं पाता है ना, तो बोलना पड़ता है पापा आया तो कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा जा। बोलते हैं कि बेटा वो सेंटा क्लॉज का भी डिलीवरी सिस्टम होता है ना, वो वहाँ से निकला अपना, कहाँ से यूरोप से निकलते हुए इंडिया लास्ट में आएंगे ना, तो वो कभी कभी 2-4 दिन का डिले आता है, तब तक अपन देख लेते हैं कि ऑर्डर कब रिसीव होने वाला है। एंड नाउ बड़े हो गए तब उनको मालूम है अच्छे से कि ये पापा ही ऑर्डर करते हैं, लेकिन क्या है पापा से ऐसे बोलोगे तो मना कर देंगे, सेंटा क्लॉज के नाम पे डाल देंगे, कुछ तो मिलेगा। दोनों बच्चे बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए हमको। हम बोले भैया ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों बच्चे आज कोई बड़ी डील क्रैक करने वाले हैं, मतलब बोल रहे हैं हमें नहीं चाहिए। फाइनली दोनों ने मिलकर कहा कि हम दोनों को जो है एक डॉगी चाहिए घर में। अभी क्या है, अकेलापन हो गया ना, दोस्त कहीं है नहीं, कहीं बाहर जा सकते नहीं है, कोरोना टाइम पीरियड, बाहर नीचे भी खेलने नहीं आते हैं, तो बच्चे घर में बंद रहते थे, तो उनको चाहिए डॉगी। तो मैंने कहा बेटा कौन सा डॉगी चाहिए और डॉगी क्यों चाहिए, ये मेरे से बात चल रही है उनकी। तो आपको पता है वो गूगल की है, चिनुआ करके, पता नहीं आप भी दिखा, चिन्हुआ करके कोई डॉगी, छोटा सा डॉगी, ये पापा ले सकते हैं, पामेरियन भी ले सकते हैं, 15-20 वैरायटी पता करके लाके बता दी मुझे कि ये डॉगी होते हैं, ये छोटा। मैंने कहा नहीं बड़ा डॉगी नहीं लेंगे, घर में कोई लोग आते हैं ना, कौन संभालेगा, छोटा वाला डॉगी, वो छोटा ही रहेगा वो। अब ये खबर लगी भारती को, भारती ने शाम को मीटिंग उठाई घर में कोई डॉगी वॉगी नहीं आएगा। अब हमने तो क्या है, पीछे बच्चे बोल रहे थे तो चुपचाप से मम्मी से बात कर लो भाई करके, पर जो है सेफ पैसेज ढूंढ के बाहर निकल लिए। मम्मी ने समझाया कि देखो बेटा मैं तीसरा डॉगी नहीं पाल सकती, क्यों नहीं, चौथा डॉगी। अब देखिए ना क्या बेइज्जती घनघोर होती है आदमी की। भारती बोली कि भाई घर में आप चौथा डॉगी नहीं पाल सकती। बच्चे आके बताए कि पापा मम्मा बोल रही थी घर में चौथा डॉगी, तो मैं बोला ठीक है भाई, ये तीसरा डॉगी मैं कब से बन गया। तो एक्चुअली में क्या है कि पोजीशन जो है ना आदमी की, वो समझना चाहिए आदमी को। तो एक्चुअली फाइनली ये डिसाइड हुआ कि नहीं। अब वो जैसे भी कहा तो बच्चे बोले मम्मा हमको डॉगी बोल रही थी ऐसा। तो मैंने कहा बेटा तुम अपनी कहानी सुना रहे हो, उसमें तो मैं भी शामिल हो गया। फाइनली डिसाइड ये वही हुआ
जो घर का बॉस डिसाइड करता है, प्रोग्राम कैंसिल। हालांकि मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता कि मेरे फादर भी जो है डॉग वगैरह रखा करते थे। हाँ, लेकिन ये कि डॉग रखना एक बिल्कुल बच्चे के समान रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर समझाया मैंने बच्चों को, बेटा देखो ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है ना, तो जो है मतलब घर में रहते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है। और मैंने कहा कि अपन डॉग में बजाय अपन है ना जो पैसे खर्च करेंगे जो उसको अपन किसी की हेल्प करने में लगाते, समझाया उनको। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे दुखी भी हो गए वो, बाद में फिर मान भी गए वो। खैर, तो अभी बात इतनी सी है कि ये कहानी यहाँ कैसे आ गई बीच में, ये कहानी यहाँ ऐसे बीच में आ गई कि आज हम डॉग की ब्रीड की बात करते हैं, हॉर्स की ब्रीड की बात करते हैं। हमने कई सारे ऐसे ब्रीड तैयार कर लिए, मतलब सोचिए आप कि आज ये है कि बॉम्बे के अंदर ऐसे कई सारे सेंटर्स हैं, यहाँ पर जो है आप किस तरह का डॉग चाहिए, घर कितना बड़ा है, कितना आप मैनेज कर पाएंगे, वैसा डॉग प्रोवाइड कर देंगे आपको कि इस ब्रीड का डॉग ले जाओ आप। सोचिए, उसमें से अधिकांश ब्रीड जो है वो जो है कहीं ना कहीं से ली गई, उनको फिर तैयार किया, क्रॉस ब्रीड कराया गया। तो आज हम जो है हम स्पोर्ट्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, प्लांट्स की बात करें, एग्रीकल्चर के लिए, तो हमने कई सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया है, उन्हें हमने जो है ब्रीडिंग प्रोग्राम के तरह ब्रीड करके नए ब्रीड को तैयार किया। जैसे डॉग की ब्रीड की बात यहां पर आई गई एनसीईआरटी में, है ना। जब हम कर सकते हैं कुछ वर्षों में, हम जब नया ब्रीड तैयार कर सकते हैं, आप सोचो कि जब हम खुद, इंसान खुद जो है वो कुछ वर्षों में एक नई ब्रीड को तैयार कर सकता है, तो क्या ये प्रकृति की बड़ी प्रयोगशाला में जिसको मिलियंस ऑफ ईयर मिले, वहां पर क्या नई नई ब्रीड नहीं बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। ऐसे ही तो जैव विकास हुआ है, ऐसी तो कहानी आगे बढ़ी। ठीक है, अब एक बात करते हैं, क्या कोई हमारे पास प्रमाण है कोई नेचुरल सिलेक्शन का कि इवोल्यूशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन से होता होगा? क्या कोई इसका एक प्रमाण है? तो इसका एक बहुत अच्छा एविडेंस मिलता है हमको एक एग्जांपल से, वो है इंडस्ट्रियल मेलानिस्ट। क्या? ठीक है, अब देखो बेटा, ये क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि ये कहानी है, डिपेंड करती है कि यदि आप सबसे पहले तो एक काम करो, नीचे वाले तस्वीर को गौर से देखो, आप इमेज को क्या देख रहे हो? आपको यहां पे दो पतंगे मौत दिखाई पड़ रहे हैं आपको। आप ये बताइए सोच के कि किसको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हुई आपको, दोनों में से? आप बोलोगे सर दोनों को मैंने बराबर टाइम पर ढूंढ लिया। अरे भाई मैं बता रहा हूं कौन सा तुमको अधिक स्पष्ट बाहर दिखाई पड़ रहा है। आप बोलोगे ये एकदम अलग पहचान में आ रहा है, ठीक है, और ये पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसको। ठीक है, ये बैकग्राउंड से कैमोफ्लेज कर गया, ये है ना बेटा, ये पतंगे हैं, मौत है। ठीक है, कहा जाता है कि 1850 के आसपास जो है, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत नहीं हुई थी, ठीक है, ऑलमोस्ट उस समय जो है एक शुरुआती दौर था, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े पैमाने पर नहीं था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो बड़े पैमाने पर कोयला जलाया गया, फॉसिल फ्यूल को बर्न किया गया, फैक्ट्रीज चालू की गई, के बहुत कुछ हुआ, पॉल्यूशन तभी बढ़ा। तो 1850 के आसपास जो है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत इंग्लैंड में नहीं हुआ था, उस समय वहां के जो पेड़ थे, जो बड़े बड़े पेड़ थे, उन पेड़ की सरफेस पर लाइकेन क्या होता है? एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। और लाइकेन जो होता है, हमेशा लाइकेन, यदि कहीं पेड़ की छाल पर आपको लाइकेन लगा दिखाई पड़ रहा है, आप एक बात समझ जाना कि यहां की हवा में पॉल्यूशन नहीं है। लाइकेन इज द वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ द एयर पॉल्यूशन। लाइकेन एयर पॉल्यूशन के अच्छे इंडिकेटर होते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन होगा, लाइकेन मर जाएगा, वहां दिखाई नहीं देगा। इंग्लैंड के आसपास के, इंग्लैंड में जो पेड़ थे, उन शुरुआती पेड़ में क्या था बेटा, उनकी सरफेस पर जो है, पेड़ की सरफेस पर लाइकेन लगा करते थे। पेड़ की जो होता है ना, पेड़ का जो तना होता है उस पर लाइकेन, और ये व्हाइट लाइकेन थे, ये येलोइश व्हाइट लाइकेन थे। और उस समय जो मौत थे, पतंगे थे, वो भी येलोइश और व्हाइट करके मौत थे वो, ठीक है, जो लाइकेन पर बैठा करते थे। तो जो उड़ने वाली चिड़ियाएं होती है, जो चिड़ियाएं मौत कीड़े ढूंढ के खाती है, उनको वो लाइकेन के ऊपर बैठा हुआ मौत दिखता नहीं था आसानी से। जैसे कि यहां इस इमेज में देखें, हम आसानी से आइडेंटिफाई करना मुश्किल, दूर से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा उठ के, लेकिन जो ब्लैक मॉथ था उसकी जान पे बनाई। अब वो लाइकेन के कारण जो पेड़ का सतह था वो येलोइश या व्हाइट कलर का हुआ करता था। जैसे ब्लैक मॉथ जाके बैठा, जैसे ये अलग ब्लैक दिखाई पड़ रहा है पूरी शर्ट पे बैठा, अलग समझ में आ गया, वो चीज अलग समझ में आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहचान लिया गया उसको, पहचान के उसे जो है वो पक्षियों ने खा लिया उसको। ये ब्लैक मॉथ की जान पे बनाया। बड़ी प्रॉब्लम हो गई साथ में कि इसकी जनसंख्या हमेशा कम रहा करती थी। जब भी कभी जो है वो होता यह था कि व्हाइट मॉथ को इस बात का एडवांटेज मिल रहा था कि वो बैकग्राउंड से मिक्स कर रहा था, इसलिए उसको आसानी से जो है पक्षी नहीं पहचान पा रहे थे, तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ब्लैक मॉथ की कम हो रही थी। लेकिन वक्त बदल गया। 1920 के आसपास जब सेम कलेक्शन किया गया,
तो 1920 में क्या मालूम चला साइंटिस्ट को कि ये बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, मतलब औद्योगिकरण शुरू हो चुका था, बड़े पैमाने पर फैक्ट्री चल रही थी। अब क्या हुआ, अब वहां पे पॉल्यूशन बढ़ा, पॉल्यूशन बढ़ने से लाइकेन खत्म हो गया। तो पेड़ का जो एक्चुअल तना होता है वो ब्लैक कलर का था, डार्क ब्राउन या ब्लैक था। अब उस पर कहानी बदल गई, वहां पर जो ब्लैक मॉथ था वो दिखाई देना कम हो गया, वहां पर ब्लैक मॉथ जो है वो दिखाई देना कम हो गया। अब देखिए कहानी बदल गई, अब ब्लैक मॉथ को ढूंढ पाना मुश्किल है, लेकिन व्हाइट मॉथ अलग दिखाई पड़ रहा है। तो ये इसका शिकार होने लगा, ये पकड़ में आने लगा, तो बात उलट गई। यहां पर अब ब्लैक मॉथ को एक एडवांटेज मिला, शुरू से प्रेजेंट था ब्लैक मॉथ और व्हाइट मॉथ, शुरू से प्रेजेंट थे, लेकिन पहले एडवांटेज व्हाइट मॉथ को मिल रहा था, तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ब्लैक मॉथ की कम थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो बात उलट गई, मतलब अब नेचुरल सिलेक्शन किसका हो गया, ब्लैक मॉथ का हो गया, इसकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ द इंडस्ट्रियल मैनर्स। क्या कहते हैं कि औद्योगिकरण से जो मौत का जो पॉपुलेशन का स्विच होना, चेंज होना, ये बताता है कि प्रकृति के अंदर नेचुरल सिलेक्शन वर्क करता है और उससे इवोल्यूशन होता है और उससे जीव जो है वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये पूरी कहानी एनसीईआरटी में जैसा मैंने बताया वैसी कहानी यहां पर लिखी हुई है। ठीक है ना बेटा? तो हम समझ गए बात को। हमने कहा पे कि जो मैंने कहा ना आपसे कि लाइकेन को हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। दे आर सेंसिटिव टू दी SO2 पॉल्यूशन। जहां पे एयर पॉल्यूशन होगा वहां पे लाइकेन देखने आपको नहीं मिलेगा बेटा। ठीक है ना? क्लियर? तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि धीमे धीमे जो है वो जो है वो एक बात याद रखना, कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी वेरिएंट पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये हुआ कि पॉपुलेशन की में जीन की फ्रीक्वेंसी बदल गई। पहले ब्लैक मॉथ अधिक थे, पहले व्हाइट मॉथ अधिक थे, ब्लैक मॉथ कम थे, अब ब्लैक मॉथ अधिक हो गए, व्हाइट मॉथ कम हो गए। ठीक है ना? क्लियर? इसी प्रकार यही फंडा काम करता है जब हम जो है बड़े पैमाने पर जो है वो हर्बिसाइड यानी हम ऐसे केमिकल यूज करते हैं जो खरपतवार को हर को डैमेज करते हैं, ऐसे केमिकल यूज करते हैं जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड होते हैं। तो वो क्या होता है कि एक लेवल तक तो वो काम करता है, लेकिन फिर क्या होता है बाद में, आज आप गौर करना, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है ये। कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती का एड हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। मॉर्टिन का कॉइल ले लो आप, कछुआ छाप अगरबत्ती ले लो, बड़ी पॉपुलर है इंटरनेट में। आज सच से बताना, आज वो बोलते हैं मॉर्टिन में ये केमिकल, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कॉइल, ये कॉइल, ऑल आउट की कॉइल बोलते हैं ना। ठीक है, आज आप पाएंगे कि जो अगरबत्ती है ना मॉस्किटो का, वो सिर्फ धुआं कर रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत कर रही है, पर मच्छर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मच्छर तो उस कछुआ छाप अगरबत्ती के आसपास ही घूम रहा है, बल्कि वो है ना, उसका मन करता है मच्छर का कि इस कछुआ छाप अगरबत्ती को उठा के बाहर फेंक के जाऊं मैं। ठीक है, और कई तो इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो ऑल आउट जो लगाते हैं ना हम लोग वेपराइजर, उसी के ऊपर मच्छर बैठ जाता आगे। छिपने की बेस्ट जगह यही है। हम मच्छर मारने लगाए उसको, मच्छर आके उसी पे बैठ गया कि चलो बढ़िया, थोड़ा गर्म हो रहा है, हीट ठंडी बाहर बहुत है, आराम सोते हैं इस पे। ऑल आउट पे जो है बिस्तर लगाया, सो गए ऑल आउट के ऊपर, मच्छर असर ही नहीं कर रहा उनको। फिर क्या किया हमने, और खोजा, हमने कहा और क्या करें, हमने कहा कि अब ये कागज जैसा है, इसमें पॉइजन टॉक्सिक केमिकल, इसको जला दो, मच्छर मर जाएंगे। शुरू में काम किया। अब वो कागज जलाते हो, मच्छर बोलता है अच्छा ये क्या खेल खेल रहा है यार इंसान, ठीक है थोड़ा छिप जाता हूं, बाहर निकल आऊंगा। देखो मच्छर कभी ऐड करना, अभी आजकल जो विज्ञापन आते हैं मॉस्किटो इसके रिपेलेंट के, मच्छर हा करके मच्छर, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे को। फिर हम बोलते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रांग मोड ऑन कर लो इसका, तभी मच्छर बोलता है ठीक है थोड़ा केमिकल। अब एक समय के बाद मच्छर बोलेगा अरे मैं तो नहीं मरूंगा, लेकिन तुम अपना सोच लो पहले कि जो तुम मॉस्किटो रिपेलेंट इस्तेमाल कर रहे हो तुमको नुकसान करेगा ये। तो मॉस्किटो जो है वो तक क्यों, ऐसा क्यों? डॉक्टर्स कहते हैं कि एंटीबायोटिक का कभी भी बगैर मतलब के इस्तेमाल मत करो। मेरी एक पेशेंट है अभी हाल ही में, बिल्कुल 15 दिन पुरानी बात है, वो लंदन में रहती है, वो अभी वो इंडिया आई हुई है और इंडिया में वो अपने पेरेंट्स से मिलने आई हुई थी, तो यहाँ पे वो फंस गई मतलब ये कि अब फ्लाइट बंद, बाहर जा नहीं सकते, कोरोना तमाम चीज के। तो उनका मेरे पास है, चूंकि उनके पेरेंट्स का मैं डॉक्टर हूं तो उनका भी फोन मेरे पास आया है। उनको जो है वो यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई। प्राइमरी ट्रीटमेंट वो खुद ले चुकी थी। जब उन्होंने मेरे को रिपोर्ट बुक सब दिखाया, उन्होंने बताया, तो मैंने कहा कि भी कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं। मालूम चला उसमें कि उनको सिर्फ एक एंटीबायोटिक छोड़कर, जिसका नाम उनको मालूम नहीं था,
जो उनको कभी दी नहीं गई थी, उसको छोड़कर बाकी सभी एंटीबायोटिक के लिए वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है जो उनको यूटीआई इन्फेक्शन कर रहा है। और यूटीआई इन्फेक्शन करने वाला सबसे कॉमन बैक्टीरिया होता है एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, और वो सीवियर यूटीआई करता है उनको। 15-15, 20-20 दिन तक सिम्टम रहते हैं, यूरिन में कई बार ब्लड भी आता है। तो उनको मैंने बोला कि भी आप सब, मैंने पूरी हिस्ट्री ली उनकी। मालूम चला कि उन्होंने एक तो थोड़ा बहुत कुछ तकलीफ हुआ, झट से एंटीबायोटिक खा लिया, और एंटीबायोटिक खाया 2 दिन, पूरा कोर्स भी पूरा नहीं किया उसका। ऐसे वो बचपन से करती चली आ रही थी। वो अभी 28 साल उनकी उम्र होगी भी। तो मैंने उनको समझाया कि देखो, नंबर 1, एंटीबायोटिक को बगैर डॉक्टर की सलाह के, मतलब वो इंडिया से जाती है लंदन, तो यहां से एंटीबायोटिक खूब सारे खरीद के ले आती है, वहां नहीं मिलते ऐसे। लंदन में और अमेरिका में आप बोलोगे जाके कि भैया हमको एंटीबायोटिक खाना नाश्ते में दे दो, तो वहां बोलेगा पागल है क्या, डॉक्टर से लिखवा के लाओ। डॉक्टर से लिखवाना मतलब वहां पे जो है वो एक बड़ा भारी काम हो गया। मतलब वहां पे एंटीबायोटिक डॉक्टर तब देगा जब उसको लगेगा वाकई में रिक्वायरमेंट है, ब्लड कल्चर में तुम्हारे बैक्टीरिया आ चुका है, बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर है, तभी एंटीबायोटिक देगा। ऐसा नहीं है कि भैया हरी पन्नी वाली गोली दे दे और 2 एंटीबायोटिक पकड़ा दे। मेडिकल वाला ही पकड़ा दिया इंडिया में तो मेडिकल वाला थोड़ा दिन में यह है कि आदमी इतना तेज हो जाएगा, आदमी ये कोरोना थोड़ा और लंबा चल रहा तो लोगों को लगता है घर में ही 3 केमिकल लाओ, घर में ही बन गई आइवरमेक्टिन, घर में ही बना ली हमने ये एजिथ्रोमाइसिन। मतलब कहने की बात है कि हम भारतीय लोग बहुत तेज है, तो हम लोग झट से इलाज, हम कहते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे, 50-100 रुपया फीस लेगा, पर्चा लिखेगा, फिर मेडिकल में अरे सीधा मेडिकल वाले के पास जाओ, 2 गोली लो उससे भी, पत्ता मत लो दवा का, 2 गोली कटवा के ले लो उससे, 2 गोली खाएंगे ठीक हो गया। लेकिन हम जानते नहीं है कि हम अपनी बॉडी को क्या एक्सपोज कर रहे हैं। जो एंटीबायोटिक है वो एक तरह के टॉक्सिक है, जहर है वो, जो बैक्टीरिया के लिए जहर है। बैक्टीरिया को जो है वो मारा आपने तो 1000 बैक्टीरिया मान लो इमेजिन करते हैं 1000 बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, जो एंटीबायोटिक के कारण क्या हुआ, एंटीबायोटिक के कारण उनमें से जो है वो 980 बैक्टीरिया जो है वो मर गए। हमने कहा हम तो जा रहे हैं भाई, इसने एंटीबायोटिक खा लिया। 20 ने कहा इस खून का बदला मैं लेके रहूंगा। 20 ने बोला ये इंसान अच्छा नहीं, इसने एंटीबायोटिक खाया, हमारे भाई बंधु जो है वो खत्म हो गए, यहां पे बदला लूंगा। उसने कसम उठाई, शपथ ले ली उसने। अब वो 20, आपने एंटीबायोटिक खाना बंद कर दिया इतने में, आप 20 भी छोड़ते ना तो शायद से मामला वहीं सुलझ जा गया होता। लेकिन वो 20 जो है वो अब बच गए। उन्होंने कहा ठीक है, तुमने जहर खाया था एंटीबायोटिक, हमने रजिस्ट्रेंट करके अपना हुआ, अगली बार तुमने खाया लियोफ्लैक्सिन, उसने कहा हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने खाया लियोफ्लैक्सिन, छोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में तुमने खाया दूसरा एंटीबायोटिक, एक दिन के लिए दूसरा खा लिया, अरे ये क्या आया, चलो डेवलप करो, रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया। अब पूरा बैक्टीरिया का पॉपुलेशन आपकी बॉडी, हमारी बॉडी अपने आप में एक सिस्टम है, यहां पे बहुत बैक्टीरिया रहते हैं अंदर, कॉलोनी डेवलप होगी। सब समझ गए कि ये पागल कोई ना कोई एक आध एंटीबायोटिक खाएगा ये, तो अपन डेवलप कर ली रेजिस्टेंट। उनको जानकारी मिल गई पूरी, वो उनके लिए वैक्सीन थी वो, कि वो समझ गए कि हाँ ये पता होना चाहिए अपने को, जैसे आएगा इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब बीमार सच्ची में पड़ गए बीमार, एंटीबायोटिक 1 फेल, 2 फेल, 3 फेल, 4 फेल, कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि आपने इतना एंटीबायोटिक खाया, आपने कोई भी कोर्स पूरा नहीं किया, आपने कभी लिया कभी छोड़ दिया, आपने उसको अननेसेसरी का एंटीबायोटिक खाया। तो अब साधारण सी बीमारी का बड़ा सीरियस इलाज करना पड़ता है। फिर उनको क्या किया मैंने, उनको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक लगे, उनको सुबह दोपहर शाम 2,500 रुपए का एक इंजेक्शन आया, तब जाकर यूटीआई ठीक हुआ। नॉर्मली वो यूटीआई को हम 5 दिन में नॉर्मल गोली देकर ठीक कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर का बैक्टीरिया जो उन्होंने ऐसा डेवलप कर लिया कि उसके लिए फिर सुबह दोपहर शाम इंजेक्टेबल, 5 दिन तक इंजेक्टेबल, मतलब 15 इंजेक्शन, एक इंजेक्शन 2,500 रुपए कॉस्ट का। आप लगा लीजिए कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, और प्रॉब्लम कितना होता है, वो इंजेक्शन दर्द करता है, सब कुछ होता है उसका। तो ये दिक्कत है। ये क्या है, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है, आदमी खुद कर रहा है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम जो हर्बिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे हो ये रहा है कि जो नए जो पेस्ट आ रहे हैं, जो नए खरपतवार आ रहे हैं, वो रेजिस्टेंट है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, अब वो और स्ट्रांग तरीके से बढ़ रहे हैं आगे। तो ये भी इवोल्यूशन का एक एस्पेक्ट है, ठीक है। यहां पर भी नेचुरल सिलेक्शन काम कर रहा होता है, ठीक है। जो रेजिस्टेंट है, जो बेहतर होते हैं, उनमें से वो सर्वाइव कर जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, सिमिलरली excess use of herbicide pesticide
has only resulted in selection of resistant variety. देखो selection of resistant variety, natural selection की बात चल रही है. In much lesser time scale, this is also true for microbe against we employ antibiotic or drugs against eukaryotic organisms or cell. Hence, resistant organisms or cells are happening in a time scale of months and years, not in centuries. जो चीज को जो है कई सदियों का वर्ष वक्त लगता, आपने इन केमिकल का यूज करके उनको फास्ट कर दिया, आपने एक्सेलरेट कर दिया इवोल्यूशन को. इसे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहते हैं. हम ये भी जानते हैं, याद रखिएगा अच्छे से, कि कोई भी इवोल्यूशन एक सिस्टम को फॉलो नहीं करता है. इवोल्यूशन इज ए चांस इवेंट, के एक घटना होती है कि किसको एडवांटेज मिल गया. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी. अब कितना जो है वो हम ऐसा बोले यहाँ पे कि कितना इसका एविडेंस है, अभी तो थोड़ा रिसर्च का विषय, पर ये भी देखा गया. देयर आर फ्यू पीपल के जिनको कुछ समय पहले ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, टीबी का वैक्सीन लगा था. ठीक है, ये 100% सही नहीं है, ये बात बता रहा हूँ. एक एविडेंस आया है, एक रिसर्च में कहीं सामने आया है, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे. तो उन्होंने कहा कि भाई हाल ही में किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ या टीबी का ट्रीटमेंट पूरा उसका हुआ या ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन लगा उसको, तो ऐसे लोगों में कोविड की संभावना थोड़ी कम देखी गई. ऐसा नहीं कि ना हुआ, पर ये कंपेरेटिव नॉर्मल पॉपुलेशन से इन लोगों में कम हुआ. इट मीन्स दिस ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन, दिस बैक्टीरिया, दिस ट्रीटमेंट हैव सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट, नॉट some kind of impact on that COVID virus. तो कहीं ना कहीं वो चीज काम है यहां पे, जो एक प्रकार से हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि खराब चीज थी, वो खराब भी यहां पे काम आ गया वो चीज. जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है, उनको मलेरिया नहीं होता कभी. जिनको मलेरिया होता है, मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है अफ्रीका में. नॉर्मल आदमी को मलेरिया हो जाएगा और मर भी सकता आदमी, लेकिन जिसको सिकल सेल एनीमिया है उसकी अपनी एक समस्या जरूर है, लेकिन उसको मलेरिया नहीं होता उसको. तो अफ्रीका में आपको सिकल सेल लेने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे देखने, बजाय नॉर्मल पॉपुलेशन हमारे यहाँ के. तो कहीं ना कहीं जो है वो ये सब चांस इवेंट वाली बातें कि किस करेक्टर को कब बढ़ावा मिलेगा, कौन सा करेक्टर जो है वो एक आध. अब देखो ऐसी वाली बात है. 4 दोस्त थे, सुनो बात को, कहानी के चैप्टर ऐसा यार, कहानी वाला चैप्टर है पूरा. के 4 दोस्त थे, 3 पहलवान थे, बढ़िया बॉडी बिल्डर के, अच्छे बाई शेप बना रखे, कैसे जनाब कि मैं 100-500 किलो उठा के ऐसा वहां से वहां फेंक दूंगा, जो है जिम में इतना एक्सरसाइज करता, तमाम चीज के तुझसे. और एक था दुबला पतला एकदम, मतलब वो उसको से एक था, वो दौड़ता था, बस तेज दौड़ता था, उसके पकड़ना मुश्किल था उसको, इतना तेज दौड़ता था वो. दबला पतला हल्का फुल्का, थोड़ा दौड़ेगा, थोड़ा हवा भी धक्का मारेगी, निकल जाएगा आगे उठ के. मतलब समझ गए बात को. कई लोग होते इतने पतले के लोग बोलते हैं कि भैया हवा तेज चल रही, घर के अंदर चला जा, रस्सी से बांधो तेरे को, उड़ जाएगा तुझ के. तो ऐसे हल्के फुल्के लोग भी होते हैं. तो ऐसी हल्के फुल्के में एक शामिल था वो. आप तो नहीं है ना, बुरा नहीं मानना मेरी बात का. और 3 वो तगड़े थे, बकायदा कि हम यहाँ घूसा मार दें, मतलब उनका तो मन करता था दीवार से ज्यादा दीवार में सिर मार देंगे, ऐसे ताकतवर लोग थे वो. क्या हुआ, चारों जंगल से जा रहे थे, तीनों ताकतवर लोग उस पतले आदमी का मजाक उड़ा रहे थे कि तुम तो पत्ता हो, चलो तीनों मिलके फूंक मारते, देखो उड़ जाएगा ये. बेचारा है ना, चुपचाप सुनता आगे बढ़ रहा. जंगल में शेर था, भयंकर वाला शेर था, ताकतवर शेर था. अब शेर तो टाइगर होता है भाई. उसने हमला किया. अब बारी आई भागने की. कौन भाग गया सबसे पहले, वो जो पतला दुबला फूंक मार देगा के बारे में बात करते, वो सबसे तेज भागा. ऐसा सरपट भागा कि नजर ही नहीं आया आगे. वो 3 जो तगड़े थे लोग थे और ताकतवर, अब वो टाइगर के सामने कहां टिक रहा आदमी, पकड़ के खा लिया टाइगर ने. कौन बच गया, वो दुबला पतला. क्या उसके पास कैरेक्टर इसी चीज के लिए बना था? नहीं, वो तो चांस वाली बात है कि इवेंट वो बदला, पूरी कहानी बदल गई कि अचानक से. मान लो ऐसा होता कि नॉर्मल कोई 2-4 लोगों का लुटेरे आते, 2-4 कुछ लुटेरे टाइप के लोग आते, कोई आता, तो मतलब वहां पे मान लो कुछ और घटा होता, तो शायद से वो ताकतवर लोग जो है वो उठा के उनको बाहर फेंक देते, उधर नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना. तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो उसके प्रिंसिपल हम हैं, मतलब वो बात अलग है. फिर वो आदमी कहां लूट लेगा उसको भी. तो कहने की बात ये, लेकिन यहां पे तो कहानी बदल गई. किसने सोचा था कि टाइगर आ जाएगा कहानी में और वो दुबला पतला सरपट भाग जाएगा, ये फंस जाएंगे. द इवोल्यूशन इज लाइक दैट. नहीं मालूम है
कि भारत के लोगों का पेट बड़ा होता है, भारत के लोग थोड़ा खाना खाते हैं, पेट बाहर निकल आता है, ठीक है। अरे हाँ, ऐसा थोड़ी ना। अब कभी आपको बता दूं मैं, कभी आप यूएस वगैरह जाएंगे, आप वहां देखना, वहां लोग जो है वो खूब सारा खाते हैं, नॉनवेज खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, लेकिन वो तब कंपैरेटिवली, अंग्रेजों की बात कर रहा हूं, तब भी कंपैरेटिवली फिट रहेंगे। हमारे यहां तो हम जो है वो दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, और जो है वो एक मटका सामने लग जाता है, मेरे भी लग जाता है, कभी ज्यादा खाता हूं तो मेरे भी आता है बात, ठीक है। वो सारा कोशिश इसी बात का होता है कि भैया ये मटका बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, निकला तो छुपा रहना चाहिए। हम सबकी कॉमन, अरे कॉमन है ये इंडिया में। आप लोग तो यंग है इसलिए आपको नहीं मालूम, मे भी मेरे भी फोटो देख लोगे तो तुमको लगेगा देख के कि सर भी पत्ता थे, ठीक है, सर भी एक पत्ता ही थे, सर भी, ठीक है। ये जो है, जो हुस्ट और पुष्ट हुए ना, ये सब इंडियन जीन्स के अंदर है। बहुत कम लोग हैं जो बहुत एफर्ट करना पड़ता है फिटनेस के लिए, उतना एफर्ट उन लोगों को नहीं करना पड़ता अंग्रेजों को। क्यों? हमारे यहाँ अकाल पड़ता था, हमारे यहाँ तमाम तरह की फूड की अवेलेबिलिटी का बहुत इश्यू था, तो शरीर ने क्या क्या डेवलप कर लिया, जीन, थ्रिफ्टी जीन कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, थ्रिफ्टी जीन कॉन्सेप्ट। शरीर ने डेवलप कर लिया कि भाई जो खाओगे, एक हिस्सा तुम्हें मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो रखेंगे, तो एक तुमको यूज कराएंगे और बाकी हम इकट्ठा कर लेंगे। भरोसा नहीं कल खाना मिले कि ना मिले, भरोसा नहीं अकाल पड़ जाए। अब वो तो सदियों पुरानी बात थी, उसको कौन बताए, अरे अकाल नहीं पड़ेगा भाई, तुम मत रख इकट्ठा कर पेट में, तुम फेट को इकट्ठा मत करो, नहीं पड़ेगा अकाल, कल शाम को फिर खाएंगे। लेकिन वो बोलता है जीन नहीं, तुम्हारा क्या भरोसा। ये सदियों पुराना इतिहास है कि भारत में अकाल पड़ता था तो पेट निकलने लगा। अब ये क्या, ये एक जमाने में एडवांटेज था। आप बोलोगे सर कोई प्रमाण नहीं इस बात का, आप जो बोल रहे हो फालतू बात है। बाबा रामदेव ने अनशन किया था, भूख अनशन, 2 दिन के बाद हॉस्पिटलाइज हो गए थे। अन्ना हजारे ने किया, 15 दिन तक नहीं हिले वो, क्योंकि किसके पास था पेट, किसके पास पेट था, किसके पास एक्स्ट्रा फूड था, अन्ना हजारे जी के पास में। 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ उनका, वो रहे आराम से, सरकार को झुकना पड़ा कि भैया हाँ ठीक है जा। और ये बाबा रामदेव एकदम चुस्त दुरुस्त आदमी, 2 दिन में एडमिट हो गए आईसीयू में जाके। क्यों? क्योंकि इनके पास तो पेट ही नहीं ना। ये तो बड़े बड़े, वो तो अपना पेट को अंदर डाल के पता नहीं कौन सा सांस लेते हैं अंदर की, वो पेट अंदर से घूमता है ऐसे करके के, मतलब सब वो हटा, मतलब ऐसा ये वो अपना बाबा रामदेव बहुत अच्छा योगा करते हैं, यहां से यहां पे ऐसे ऐसे करके पैर ऐसा करके, तुम मत करना, नहीं पता चला गांठ लग गई ऊपर, उलझ गए, ऐसी गांठ लग गई ऊपर कि भैया हाँ, अरे वो योगा कर रहे थे देख के टीवी में, तो डॉक्टर ने बोला ये गांठ नहीं खुल सकती, अब ये गांठ ऐसी बनी रहेगी अब ये, तो ऐसा मत करना। तो कहने का मतलब, चलो लौट के आते वापस कहानी से बाहर निकलते ना, तो मेरा कहने का मतलब है कि इट इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन द चांस इवेंट इन नेचर। नेचर में चांस इवेंट, तो चांस इवेंट क्या होता है ये तो आप समझ गए अच्छे से, मैंने बताया आपको भी कहानी से, ठीक है। अब प्रश्न उठता है व्हाट इज एडॉप्टिव रेडिएशन, क्या होता है, क्या होता है एडॉप्टिव रेडिएशन के। देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि एडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब है कि अब देखो रेडिएशन वर्ड का मतलब क्या, पहले समझो पहले। ये है, हम बचपन में ऐसा बनाते थे ना, पेंटिंग टिनिंग टिनिंग ऐसा बनाते थे, ये देखो सन से निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है। मतलब एक पॉइंट होना चाहिए, वहां से एडॉप्टेशन के लिए अलग अलग दिशाओं में जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा उस तरह का वो जो है जीव जो है वो विकास करेगा। मतलब ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है बेटा, ये क्या है, ये है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है कि भाई जिस तरह का फूड अवेलेबल होगा, जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा, उस तरह का हम अपने आप को डेवलप करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं यहां पे डार्विन की ये कॉमन चिड़िया है, ठीक है। अब ऐसी फिंजेस जिनको जो है वो फ्रूट खाना है, वेजिटेरियन ट्री फिंजेस बन गई, वो इंसेक्ट खाना है तो लार्ज ट्री फिंज बन गई, ठीक है। आप देख रहे हैं तो फूड के कैक्टस ईटर अलग है, सीड ईटर अलग है, इंसेक्ट खाने वाली फिंजेस या चिड़िया अलग है, सबकी चोंच का आकार बदल रहा है। देखो अब चोंच का आकार इनका बदलता चला जा रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, एडॉप्टिव रेडिएशन है, ठीक है। देखो ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड पे गए थे। देयर ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, स्मॉल ब्लैक बर्ड कॉल्ड द डार्विन्स फिंजेस के, ठीक है। डार्विन्स फिंजेस जो थी जियोस्पिजा स्पीसीज थी, ये जियोस्पिजा, तो डार्विन्स फिंजेस जो है ये क्या थी बेटा, ये स्मॉल ब्लैक बर्ड थी, ठीक है। इन्होंने क्या पाया, इन्होंने कहा कि जो सीड ईटिंग है
ठीक है, और उसके बाद जो है वो जो इंसेक्टिवोरस हैं, वेजिटेरियन फिंजेस हैं, कैक्टस खाने वाली फिंजेस हैं, उन सबके चोंच के आकार में अंतर है। क्या सभी का कॉमन ओरिजिन पॉइंट सेम था, लेकिन सभी में आइलैंड, जिस आइलैंड में ये प्रेजेंट थी उस आइलैंड में जिस तरह का फूड प्रेजेंट था वैसा इनका जैव विकास हो गया, इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। दिस इज द एडॉप्टिव रेडिएशन, मतलब देयर इज ए कॉमन पॉइंट, उसके बाद अलग अलग दिशाओं में विकास किया हुआ बेटा। तो ये क्या है, ये एडॉप्टिव रेडिएशन कहता है। एडॉप्टिव रेडिएशन इज रिलेटेड विद द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एडॉप्टिव रेडिएशन इज रिलेटेड विद द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और ये डाइवर्जेंस क्यों होता है बेटा, ये अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन जहां पर वो प्रेजेंट है वहां पर अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए ये देखा जाता है। ठीक है, दूसरा इसका अच्छा एग्जांपल है, तो मतलब डार्विन्स फिंजेस आर द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द एडॉप्टिव रेडिएशन। दूसरा एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल्स। देखिए मार्सुपियल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल मैमल्स जो हैं उनमें क्या है, उनमें हमने देखा कि अलग अलग दिशाओं में उनमें जो विकास हुआ। मतलब ये है कि मार्सुपियल रेडिएशन में कुछ ऐसे थे जो कंगारूज बन गए, कुछ मार्सुपियल रेट बन गए, आंट ईटर बन गए, टाइगर कैट, वोल्फ, तस्मानियन वोल्फ, शुगर ग्लाइडर, ठीक है, मार्सुपियल मोल, कोयलट के एंड वेंडिकूट। मतलब अलग अलग तरह के जो फूड अवेलेबल था जिस हिस्से में ऑस्ट्रेलिया में वो रह रहे थे वैसा उनका विकास हुआ। कॉमन पॉइंट था, देयर इज अ कॉमन ओरिजिन पॉइंट, वहां से अलग अलग दिशाओं में जब विकास हुआ। ठीक है ना। ए नंबर ऑफ मार्सुपियल ईच डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो है वो एक कॉमन एंसेस्टर से बने हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया, सभी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट के अंदर ये हमको देखने मिलते हैं बेटा के। जब व्हेन मोर देन वन एडॉप्टिव रेडिएशन, देखो अब सिंपल सी बात है, अब सुनना बात को, अब यहां पे कंफ्यूजन शुरू होता है। अभी तक तो हम क्या समझ गए कि जो एडॉप्टिव रेडिएशन है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। ध्यान से बात सुनो के, एडॉप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। ठीक है, मैंने कहा आपसे ये, अब देखो अब हम एक इमेज बना रहे हैं यहां पे। ठीक है, हमने कहा ये एक कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, ए बी और सी, तीन तरह के जीव बने, इससे बने। हमने कहा ये हो गया एडॉप्टिव रेडिएशन हो गया, ये है ना बेटा, हमने एडॉप्टिव रेडिएशन कहा इसको हमने। उसी जगह पर, उसी सेम एनवायरनमेंट में एक दूसरा पूर्वज है, ठीक है, फिर से मैं आता हूं, कोई बात नहीं, हिल गया। देखो मैंने क्या कहा, एक कॉमन पूर्वज है, इससे ए बना, बी बना और सी बना, इसको एडॉप्टिव रेडिएशन बोला हमने, बोला। ठीक है, उसी जगह पे क्या बेटा, एक दूसरा पूर्वज है, ठीक है, वो भी उसी इन्वायरमेंट में रहता है। तो जहां ए रहता है वहां पर उसका एक जीव रहता है, जहां बी रहता है वहां पर भी उसका, उससे इवॉल्व हुआ एक जीव रहता है, जहां सी रहता है वहां पर भी इस कॉमन से, दोनों अलग अलग के, ये अलग है बेटा, ये अलग के, इसमें भी आपको एडॉप्टिव रेडिएशन देखने मिल रहा है। ठीक है, इससे ये डी बना, ई बना, एफ बना के। देखो समझो बात को, मतलब डी का और ए का, डी का और ए का, डी का और ए का जो हैबिटेट है वो सेम है, ई का और बी का सेम है, सी का और एफ का सेम है। मतलब दो एडॉप्टिव रेडिएशन है, दोनों को यदि हम एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर दें तो क्या होगा, ऐसा फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा, हमने कहा तो क्या होगा, तो ऐसा फिगर बनेगा। क्या बनेगा, देखो ऐसा बनाया हमने समझने के लिए। हमने क्या कहा, हमने कहा ये ए एंड डी, बी एंड ई और ये सी एंड एफ, क्योंकि एक साथ रह रहे हो, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में, क्या शो कर रही हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्योंकि ए और डी समान है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बी और ई समान है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सी और एफ समान है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब यह है कि यदि दो एडॉप्टिव रेडिएशन, देखो एक सिंगल एडॉप्टिव रेडिएशन होगा तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है वो, लेकिन जिसे मैंने कहा ये मेरी 5 उंगलियां हैं, ठीक है ना, क्लियर। ये इमेजिन कीजिए ये कॉमन एंसेस्टर है और ये क्या है बेटा, ये जो है वो अलग अलग दिशाओं में विकास है। ये दूसरा कॉमन एंसेस्टर है, दोनों को सुपर इंपोज कर दिया मैंने, अब आपको दिखाई पड़ रहा है सुपर। ये क्या है, ये सब एक समान, एक समान, एक समान, एक समान, एक समान, मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। अब आप समझ गए बात को, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि एक से अधिक एडॉप्टिव रेडिएशन को आप एक साथ स्टडी करोगे तो आप इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलोगे। अब देखो क्या लिखा है, व्हेन मोर देन वन एडॉप्टिव रेडिएशन appeared to have occurred in a isolated geographical area,
तो इसे क्या बोलेंगे, इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे हम। देखो ध्यान से, ठीक है। जैसे कि देखिए प्लासेंटल मैमल जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और जो मार्सुपियल थे उनमें सेम तरह के एनवायरनमेंट में वो जब फैले तो उनमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हमको देखने मिला। क्या बोल रहा है, जो वोल्फ है और तस्मानियन वोल्फ है देखने में एक समान है, फीचर्स में एक समान है वो, लेकिन एक विकास विकसित हुई है किससे, मार्सुपियल से, और एक हुआ है प्लासेंटल मैमल से। ठीक है, देख रहे हैं आप, है ना। देखो पूरा चार्ट, ये पूरा चार्ट आपको ध्यान है, ये क्या है बेटा, ये दो एडाप्टेशन है, ये एक एडाप्टिव रेडिएशन है जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से हुआ है और ये दूसरा प्लासेंटल मैमल से हुआ है, और ये दोनों के दोनों एडाप्टिव रेडिएशन जब एक साथ स्टडी करोगे तो एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेंगे। मतलब मोल मार्सुपियल मोल के समान होगा, आंट ईटर नम्बेट आंट ईटर के समान होगा, माउस मार्सुपियल माउस के समान होगा, लीमर स्पॉटेड कंकर से समान होगा, फ्लाइंग स्क्विरल फ्लाइंग फ्लेंजर के समान होगा, बॉबकैट तस्मानियन टाइगर कैट के समान होगा, वोल्फ तस्मानियन वोल्फ के समान होगा, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की। ये तो बात की हमने किसकी बेटा, कि जो है वो एडॉप्टिव रेडिएशन क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा इवोल्यूशन के बारे में हमने क्या कहा आपसे, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, हमने आपको बताया बेटा कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन, और जो नेचुरल सिलेक्शन होगा उसको उसका फिटनेस हायर साइड होगा और वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस होता है बेटा। ठीक है, तो एक कॉमन एंसेस्टर से विकास हुआ, उसके बाद जो है वो बायोडाइवर्सिटी बना है। ठीक है, the essence of Darwinian theory is about इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। वो कहते हैं कि जैव विकास प्राकृतिक चयन है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल ऑफ द लाइफ स्पान। वो कहते हैं कि जो नए रूप बन रहे हैं उनका उनमें इवोल्यूशन का दर क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन का के बाद इवोल्यूशन क्या किस प्रकार से होगा, ये डिपेंड करता है कि उनका जीवन काल कितना है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ मिनटों में अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मिलियंस ऑफ कॉपी उनकी कुछ घंटों में बन जाती है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो है इवोल्यूशन फास्ट होता है। जबकि पीपल के पेड़ की बात करें हम, एक हम मछली की बात करें हम, एक किसी दूसरे जीव की बात करें, तो वहां पर इवोल्यूशन काफी स्लो होता है। याद रखिएगा, बैक्टीरियल कॉलोनी की बात करें यहां पे हम, तो यहां पर बेटा इवोल्यूशन चूंकि ये कुछ मिनटों में अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए कुछ दिनों के अंदर हमें नया स्ट्रेन या नया इवोल्यूशन बैक्टीरिया में देखने मिल सकता है। जबकि यदि सेम चीज को हम जो है वो एक चिड़िया में देखें, हम एक जो है वो फिश में देखें, पीपल के पेड़ में देखें, तो वहां पे मिलियंस ऑफ ईयर लगता है जो है इवॉल्व होने में, क्योंकि इनका लाइफ स्पान अधिक होता है और इनमें धीमे धीमे जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं उनको आने में, एक्यूमुलेट होने में लंबा वक्त लग जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि Here we can say that fitness of B is better than the A। के कहने का मतलब है कि A जो है पहले जो हम कह रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो फिटनेस है उनका उनमें चूंकि परिवर्तन फास्ट होते हैं, तो परिवर्तन फास्ट होने से क्या होता है कि उनकी स्टेबिलिटी इन्वायरमेंट में उनकी कम होती है और फिटनेस लेवल उनका कम होता है एज कंपेयर टू दी जो जीव जो है वो धीमी गति से इवॉल्व होते हैं। ठीक है ना। वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस। अब देखो बेटा फिटनेस के बारे में मैंने आपको बताना कि फिटनेस क्या है, ये उन लक्षणों पर बेस्ड है जो इनहेरिट होते हैं। के तो हमें पता होना चाहिए बेटा कि जो इनहेरिटेबल कैरेक्टर होते हैं वे फिटनेस लेके आते हैं, और फिटनेस का मतलब बेसिकली डार्विन ने क्या कहा था, रिप्रोडक्टिव फिटनेस से के जो बेहतर होगा वो सर्वाइव करेगा और एनवायरमेंट से अपने आप को अडॉप्ट वो कर पाएगा। ठीक है, देखिए अब कहने का एडॉप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड एंड इज दी जेनेटिक बेसिस। तो ध्यान से बात, इसके लिए बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं लिखा है पर आपको पता होना चाहिए, वो है लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट नेचुरल सिलेक्शन का माइक्रोबायल बेसिस में पर उसको शो करता है। वो याद रखिएगा कि जो है फिटनेस क्या है, फिटनेस वास्तव में एक जीवित जीव का इन्वायरमेंट में अपने आप को कैसे कितना जल्दी वो अडॉप्ट कर सकता है, कितना जो है वो उसमें जो है अपने आप को ढाल सकता है, वो उसका एंड रिजल्ट है। तो फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। ठीक है, याद रखना ये 2021 का एमसीक्यू है, मैं कह रहा हूं आपसे के डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के दो की कॉन्सेप्ट कौन से हैं, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन के। वो कहते हैं कॉमन एंसेस्टर से लगातार एक दिशा में विकास होता है। वो कहते हैं, डार्विन कहते हैं कि इवोल्यूशन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, इस एक धीमी गति चलने वाली प्रोसेस है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। धीमे धीमे वेरिएशन इकट्ठे होते हैं, फिर जीवों का विकास होता है। तो अब बाकायदा जो है ब्रांचेस निकलती हैं एक के बाद क्रम से, यानी सीक्वेंशियली प्रकार से जीवों का विकास होता है। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, डार्विन के बाद आते हैं लैमार्क जो कि एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। ये कहते हैं कि इवोल्यूशन इज नथिंग, इट इज दी
इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक जीवित जीव अपने जीवन काल में जिन लक्षणों को उपार्जित करता है, गेन करता है, ग्रहण करता है, वही लक्षण जो होते हैं वो जैव विकास में काम आते हैं। तो ये इन्होंने यूज और डिसयूज थ्योरी को दिया। इन्होंने कहा कि जिस ऑर्गन का जीवित जीव अधिक इस्तेमाल करेंगे वो ग्रो करेगा, वो यूज होगा, तो वो इवॉल्व करेगा, बाकी दूसरे खत्म हो जाएंगे। तो इनके कोई बहुत, इन्होंने जिराफ की गर्दन का, जिराफ ने जो है वो उचक उचक के ऊपर की पत्तियां खाने की कोशिश की तो इसकी गर्दन लंबी हो गई। तो ऐसी थ्योरी जो इन्होंने दिया लेमार्क ने, जिसको बहुत अधिक नहीं वेटेज मिला है इसको, परंतु याद रखिएगा कोई पूछता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने दिया था, तो वो लेमार्क ने दिया था। इट इज आल्सो नोन एज द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन थ्योरी। ठीक है, अब देखो बेटा सिंपल सी बात है। अब इवोल्यूशन के बारे में एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट जो है वो एनसीईआरटी में रखा है। इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या प्रोसेस का एंड रिजल्ट है, ये जानना है हमको। द वर्ल्ड वी सी इन एनिमेट और एनिमेट के मतलब हम जीव संसार जो भी हम देखते हैं, जीवित या अजीवित, सबकी यदि हम बात करें तो वास्तव में जो हम आज देख रहे हैं वो सब जो है वो इवोल्यूशन की सक्सेस स्टोरीज हैं। ठीक है, हम भी उसमें एक शामिल है, डॉग भी उसमें एक शामिल है, हॉर्स भी उसमें एक शामिल है। जब हम इस पूरी कहानी को, जब हम जो है स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, जब व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, जब इस पूरे संसार की कहानी को हम समझाने की कोशिश करते हैं हम, तो हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि इवोल्यूशन एक प्रक्रिया है। हम कहते हैं कि इवोल्यूशन लगातार चल रहा है, चलता रहेगा, चलता आया है पहले से। तो ये क्या है, ये है बेटा क्या, ये है बात करते हैं मतलब when we describe, यानी जो वर्ल्ड हमें दिखाई पड़ रहा है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, तो हमको इवोल्यूशन एक प्रोसेस के रूप में दिखाई पड़ता है। ऑन द अदर हैंड When we describe the story of life on the earth, जब हम बात करते हैं कि धरती पर जीवन कैसे बना है, कैसे बना होगा, कैसे इवॉल्व किया, तो हम क्या बात करते हैं, तब इवोल्यूशन को हम क्या करते हैं, एक प्रक्रिया का परिणाम मानते हैं, वो है नेचुरल सिलेक्शन। हम कहते हैं जीवों का सिलेक्शन होता चला गया और वो इवॉल्व होते चले गए। तो जब हम जो है वो स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पर बात करते हैं तो इवोल्यूशन हमें एक प्रोसेस, नेचुरल सिलेक्शन का परिणाम दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम इस पूरी दुनिया को देखते हैं तो हम कहते हैं बदलती चली आ रही है, बदलती रहेगी, तो इवोल्यूशन एक प्रोसेस के रूप में दिखाई पड़ता है। आज भी नहीं मालूम हमको, आज भी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखता है कि आज भी नहीं मालूम है कि ये प्रोसेस है या प्रोसेस का एंड रिजल्ट है, ये आज भी नहीं मालूम। ठीक है, पर पता होना चाहिए, नजरिया इसका हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, कहा जाता है कि डार्विन पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा था मॉल्थस के लेख का। थॉमस मॉल्थस ने एक जो है जनसंख्या, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर उन्होंने एक लेख लिखा था। उन्होंने कहा था कि जो फूड है वो अर्थमेटिक रेट से बढ़ रहा होता है और जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिक रेट से बढ़ रही है। जीवित जीवों में क्या होता है, यदि जो है वो जनसंख्या, सभी जीवित जीव सर्वाइव कर जाएंगे तो फूड कम पड़ जाएगा, सबको मरना पड़ेगा। तो उन्होंने एक पॉपुलेशन पे बाकायदा लेख लिखा और उसी लेख के आधार पर जो है फिर जो है वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ऐसे विचार डार्विन को आए। तो डार्विन जो है वो माल्थस के लेख से काफी अधिक प्रभावित थे, याद रखिएगा। ठीक है, ये कहते हैं कि थ्योरेटिकली वो कहते हैं कि देखो सिंपल से माल्थस कहते हैं, अब एक काम करते हैं, हम अपना ग्राफ बनाते हैं। माल्थस कहते हैं कि जो फूड है, ठीक है, जो फूड है वो बढ़ता है अर्थमेटिक दर से, उसका फूड है, ये है फूड का ग्राफ। ठीक है, और जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है इस प्रकार, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। ठीक है, ये पॉपुलेशन सभी जीवित रह चुके। तो मतलब एक देयर मस्ट बी ए पॉइंट, वो कहते हैं कि एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर फूड और पॉपुलेशन के बीच में बैलेंस बिगड़ जाएगा और वहां पर जीवों को मरना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारे फैक्टर, यानी जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है, यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें बीमारियां होती हैं, उसमें आपस में जीवों के बीच कंपटीशन होता है, उसमें के बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो एक पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं। उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, उन सबको मिला के हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कहते हैं इनको। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो इसके ऊपर एक दबाव लगा करते हैं, जो क्या होता है, ये मान लो मैंने कहा आपसे, ये एक प्रकार से इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पॉपुलेशन को इस लेवल के ऊपर पॉपुलेशन जाने नहीं देगा, ये इसको रोक देगा पॉपुलेशन को। ठीक है, आगे नहीं बढ़ने देगा। ये पूरी कहानी जो है डार्विन ने जो है माल्थस के लेख के आधार पर चीजों को उन्होंने सुलझाया पूरा। ठीक है, ठीक, डार्विन की सबसे खास बात यह थी कि डार्विन ने इस बात पे बड़ा जोर दिया था
कि जीवित जीवों में वेरिएशन होते हैं, विविधताएं होती हैं, और ये वेरिएशन जो है एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं, और ये वेरिएशन उन जीवित जीवों को जो बदलती हुई पर्यावरणीय अवस्थाएं होती हैं, जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, उसमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करने में बेहतर बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं। तो जिन जीवों के अंदर ये वेरिएशन होंगे और वो वेरिएशन के कारण वो जीवित जीव अपने इन्वायरमेंट से बेहतर प्रकार से इंटरेक्ट कर पाएंगे, वे सर्वाइव करेंगे, अपनी अधिक संतानों को छोड़कर जाएंगे, और ऐसा सदियों तक होता रहेगा, तो फाइनली एक नई वैरायटी, एक नई स्पीसीज का जन्म वहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बाकायदा ध्यान इस बात पे इन्होंने बताया कि क्या कारण हो सकता है। और याद रखिए, डार्विनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो कि कंटिन्यूअस वेरिएशन को लेकर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे बेटा मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन की प्रक्रिया कैसे काम करती है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें क्या बात है, इसमें ये है कि देखो, हालांकि अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये, जब डार्विन अपनी बात कह रहे थे तब मेंडल ने जो है जीन के बारे में, फैक्टर के बारे में खोज निकाला था जो के। ये बात अलग है कि यदि डार्विन ने उस समय मेंडल की बात सुनी होती, ध्यान से बात सुनी के, अभी तक जो है डार्विन ये नहीं बता पाए थे कि ये वेरिएशन आते कहां से, क्या सोर्स है इन वेरिएशन का, ये विविधताओं का सोर्स क्या है, डार्विन ये नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि उस समय तक जेनेटिक्स की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन यदि डार्विन ने मेंडल की बात को सुन लिया होता, या मेंडल को उस समय पहचान लिया गया होता ना, तो कहानी कुछ और होती। कहा जाता है कि मेंडल फैक्टर जो है फिनोटाइप को अफेक्ट करते हैं। डार्विन ने इस बारे में कोई कुछ बोला नहीं, चुप रहे वो कि कैसे वेरिएशन ये आते हैं। हालांकि बाद में ह्यूगो डी ब्रीज ने जो है बतलाया कि दरअसल क्या होता है कि उन्होंने इवनिंग प्रिमरोज, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ओइनोथेरा लेमार्कियाना, याद रखिएगा, ह्यूगो डी ब्रीज ने किस पर अपने एक्सपेरिमेंट किए, कॉमन क्वेश्चन है ये। ह्यूगो डी ब्रीज ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे बेटा इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पे, जो ओइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट थे बेटा। ठीक है ना, और इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी को दिया है, इन्होंने इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन थ्योरी को दिया। इन्होंने कहा कि म्यूटेशन सडन जेनेटिक चेंज है, जो जीनोम के अंदर बड़ा परिवर्तन लेके आते हैं और जीवों में बड़ी लेवल पे विविधताओं को वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इन्होंने जो है, डी ब्रीज ने जो है वो बताया कि जो म्यूटेशंस हैं दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, और ये जो परिवर्तन है वो छोटे परिवर्तन या हेरिटेबल स्मॉल वेरिएशन नहीं होते हैं, ये बड़े परिवर्तन होते हैं जो डार्विन से अलग थे, डार्विन ने जो बताया था उससे वो अलग, डिफरेंट थे। ठीक है, डार्विन ने भी म्यूटेशन को उन्होंने कहा, उन्होंने जो है म्यूटेशन जो डी ब्रीज ने कहा तो सॉल्टेशन कहा, तो उन्होंने के डार्विन से पूछा कि ये क्या चीज है, जो म्यूटेशन है वो क्या है, तो डार्विन ने कहा कि दीज आर दी स्पोर्ट्स। एंड जिन म्यूटेशंस को डी ब्रीज ने सॉल्टेशन कहा, बड़े परिवर्तन कहा, उनको डार्विन ने स्पोर्ट्स कहा, प्रकृति का उन्होंने खेल कहा इसको। ठीक है, फाइनली इतना जरूर मालूम है हमें कि म्यूटेशन अकेला, देखो म्यूटेशन में भी, आज हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि म्यूटेशन में भी ए सोर्स, म्यूटेशन में भी ए सोर्स ऑफ द इवोल्यूशन, बट दे आर नॉट द रीजन ऑफ द इवोल्यूशन। डार्विन ने जो बताया कि धीमे धीमे कैरेक्टर एक्यूमुलेट करते हैं और एक वेरिएशन बढ़ता चला जाता है और वो विकास करता है, क्योंकि हम इवोल्यूशन में एक सीक्वेंस देख लेते हैं, हमें एक क्रम दिखाई पड़ रहा है। तो डार्विन का वेरिएशन जो थे वो क्या थे, वो थे स्मॉल थे और डायरेक्शनल थे, वो जो इट मेक सेंस कि छोटे परिवर्तन एक दिशा में होंगे तो एक बड़ा परिवर्तन हमें फ्यूचर में दिखाई पड़ेगा, जबकि म्यूटेशन रैंडम होते हैं, डायरेक्शनलेस होते हैं। इवोल्यूशन डार्विन के अनुसार ग्रेजुअल है, जबकि डी ब्रीज के अकॉर्डिंग जो है म्यूटेशन ने क्या किया, प्रजातिकरण किया, उसे वो सॉल्टेशन कहते हैं, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा, दोनों अपने अपने पॉइंट पर सही है, पर किसकी बात ज्यादा इफेक्टिव है, तो आपको क्लियर कर दूं कि आज की जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म है, मॉडर्न डार्विनिज्म है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमें सारे कैरेक्टर को साथ में रखना पड़ेगा, हम स्मॉल वेरिएशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक प्रकार से सीक्वेंस से विकास करने में रोल प्ले करते हैं, लेकिन दे ऑल्सो नीड सम मूव बूस्ट। जैसे आप कोई वीडियो गेम खेलते हो ना, तो उसमें क्या होता है, कार चलाते हैं, कार रेस करते हैं, छोटे थे आपने खेला होगा वीडियो गेम, आपने के कार रेस करते हैं, उसमें बीच में कार को तेज करने के लिए बूस्ट आता है, बूस्ट लगा दिया, तेज गाड़ी थोड़ी गिर फिर रुक गया। वैसे कुछ गेम खेलते हैं तो उसमें कुछ पावर मिलती है, तेज दौड़ पाते हैं उसमें हम, दीज बूस्ट आर दी म्यूटेशन, अदरवाइज एक सीक्वेंस में विकास होता रहेगा डार्विनिज्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करेंगे किसके ऊपर, हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पर बात करेंगे और ह्यूमन इवोल्यूशन पर हम बात करेंगे। ठीक है ना बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।